यार तो हाँ, पहला वाला पार्ट तो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, उसमें कुछ था नहीं। भाई नाग देवता कब फेमस, कब खुश करेंगे देखो। तो हमने दो चीज़ों की बात करी, एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हमने क्यों दो अलग अलग क्वांटिटीज की बात करी? एक क्वांटिटी थी स्केलर क्वांटिटी, जो हमें ये बता रही थी कि एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज डिस्टेंस। स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपल है कि वो गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है, एक्चुअली जितना ट्रैवल हो रहा है इंसान या कोई भी चीज जितना ट्रैवल हो रही है, दैट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसमें हमने क्या क्या बातें करी कि डिस्टेंस, अगर इंसान रुका हुआ है, दैट इज द ओनली केस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल जीरो होगा। अदरवाइज इट इज ऑलवेज 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 ग्रेटर देन जीरो, है ना, या इक्वल टू जीरो, मतलब अगर वो रुका हुआ है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने डेफिनेशन में क्या बोला, इट इज द, नहीं, डिस्प्लेसमेंट हमने बोला कि इट इज अ यूनिक नंबर विच इज बेसिकली अ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, और मिनिमम डिस्टेंस इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। पार्टिकल मतलब कैसे भी जाए, उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा यहाँ से यहाँ होगा, विच इज द मिनिमम डिस्टेंस। उसकी डायरेक्शन है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन होगी ज्वाइनिंग द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट विल बी द डायरेक्शन। बट डिस्प्लेसमेंट, सिंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हम अभी अब कुछ कन्वेंशन पढ़ने वाले हैं कि अगर पार्टिकल जहां से स्टार्ट होता है उसको हम ओरिजिन बोलेंगे। अगर पार्टिकल उसके रिस्पेक्ट में आगे जा रहा है, जो हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के नाम पे पढ़ा है, तो डिस्प्लेसमेंट हम पार्टिकल का पॉजिटिव बोलेंगे। अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर पार्टिकल पीछे जा रहा है, तो हम उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ क्वांटिटी, इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव, इट कुड बी जीरो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट केवल एक ही केस में हमेशा बराबर होंगे, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, एंड दैट टू विदाउट टेकिंग अ यू टर्न, है ना, कि पार्टिकल यहाँ जा रहा है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता रहा है, बट जैसे ही यू टर्न लिया, अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट छोटू हो जाएगा। यहाँ तक सारी कहानी क्लियर थी? पक्का है ना? जो एक सवाल करा था वो समझ में आ गया, तो उसमें कुछ था नहीं, मतलब वो सब मैथ्स के ही सवाल हो सकते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में हो गए नहीं, क्योंकि हमें एक एक्चुअल पाथ ट्रैवल निकालना है और दूसरा पार्ट हमें निकालना है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। बढ़े आगे? पक्का? दो दो टर्म पहले और डिफाइन कर लेते हैं, विच इज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीड। अब यहाँ पे हम दो क्वांटिटीज पढ़ेंगे। स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से, सिंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी एक्चुअली साथ में हम डिस्कस करते हैं, बट दोनों चीजें के करके समझ लेते हैं। तो स्पीड जब हम डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे दो टाइप की स्पीड डिफाइन हो रही है, एक है एवरेज स्पीड और एक है इंस्टेंटेनियस स्पीड। पहले थोड़ा सा फील ले लेते हैं। एवरेज वर्ड जब भी यूज हो रहा है, वो हमेशा डिफाइन करा जाएगा ड्यूरेशन में, कि यहाँ से यहाँ के बीच में एवरेज स्पीड क्या है। सो जब भी किसी चीज का एवरेज, वो चाहे एवरेज वेलोसिटी हो, चाहे एवरेज एक्सेलरेशन हो, या हम बाद में पढ़ेंगे एवरेज ऑफ एनीथिंग, will always be defined when there is a talk of point A to point B. इंस्टेंटेनियस वर्ड डिफाइंड ही है, नाम ही है इंस्टेंटेनियस, उस इंस्टेंट पर, है ना। इंस्टेंटेनियस का बहुत सिंपल सा एग्जांपल है गाड़ी का स्पीडोमीटर, कि गाड़ी का हमारा जो स्पीडोमीटर होता है, जो नीडल होती है, एज सुन एज यू प्रेस द एक्सेलरेटर और एज सुन एज यू पुट अ ब्रेक, है ना, तो वो नीडल हमारी मूव करती रहती है, मतलब वो उस इंस्टेंट पे मुझे गाड़ी की स्पीड बताता है, विच इज 50 किलोमीटर पर आवर, है ना, तो वो उस इंस्टेंट पर है। तो गाड़ी की स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, और उस इंस्टेंटेनियस स्पीड में अगर तुम एक कंपास लगा दो, तो वो मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को अगर मैं डायरेक्शन भी बता दूं कि मेरी गाड़ी की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई, एज सिंपल एज दैट। जब हम एवरेज की बात करते हैं, तो हमेशा एवरेज की बात होगी कि पार्टिकल यहां से यहां गया, तो उसकी यहां से यहां जाने में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो यहां पे दो टर्म डिफाइंड है, वन इज एवरेज स्पीड, ये डिफाइंड होता है हमारे पास। तो अच्छा, तो स्पीड मेरे पास एक तो स्केलर क्वांटिटी है, यार ये सब सुने हुए हैं, बट फिर भी एक बार क्विकली सुन लो। एवरेज स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, ये हमारी डिफाइन होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो पूरे ही लिख लो अभी, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन जितना उसको टाइम लगा। ये समझ में आ रही कहानी? तो इसको हम नॉर्मली डिफाइन करते हैं एस बाई टी से, सिंपल, या कई बार डेल्टा एस बाई डेल्टा टी लिखा जाता है, एक ही बात है। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम इज विल डिफाइन माई एवरेज स्पीड। यूनिट यूनिट सब समझ में आ रही है। डिस्टेंस है तो ये मीटर होगा, ये है तो ये मीटर पर सेकेंड, सब
बेकार वाली टाइप की चीज है। समझ में आ रहा है? पक्का? बहुत सिंपल सा। अभी हम सेम प्रॉब्लम्स पे आने थोड़ा सा। दूसरी चीज हमारे पास डिफाइंड है, अच्छा ये एवरेज स्पीड की बात हो रही है, और अगली वाली चीज है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये हमारी कैसे डिफाइंड है? हम डिनोट वापस से ही हम वी से ही करेंगे, बट इंस्टेंटेनियस हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना। तो अब यहां पर एक नई चीज आ रही है, इसको हम लिखते हैं ds बाई डी टी। इसका मतलब समझते हैं क्या है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस का मतलब क्या है कि यार एक बहुत छोटू टाइम में बहुत छोटू जो डिस्टेंस है यार, गाड़ी की अगर जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो भी तो ऐसे ही डिफाइंड होगी कि अगर मैं एक बहुत जितना छोटा टाइम ले सकता हूँ, उस बहुत छोटे टाइम में जितनी छोटू डिस्टेंस ट्रेवल करी है, दैट विल टेल मी द इंस्टेंटेनियस स्पीड की। इसलिए यहाँ पे ds अपॉन dt किया है, तो इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ। अब तुम समझना, जैसे वहां पे हमने dy बाई dx से डिफाइन करा था, ये हमने क्या बोला था, बहुत छोटा चेंज इन x के करस्पॉन्डिंग बहुत छोटा चेंज इन जो y हो रहा है उसका जो dy अपॉन dx था, तो हमने बोला था ये हमारा एक स्लोप रिप्रेजेंट करता था। तो जब हम स्लोप वर्ड यूज करते हैं तो वो हमेशा dy अपॉन dx होता है। जब हम रेट वर्ड यूज करेंगे, जब भी हमारा वर्ड रेट होगा, किसी भी चीज का रेट, वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, ऑलवेज। मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो वो हमारे पास होगा टेम्परेचर का रेट ऑफ चेंज। मैंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का dv बाई dt होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो जब भी वर्ड डिफाइन हो रहा है रेट, तो वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन होगा, किसका, जिस चीज को डिफाइन कर रहे हैं। तो रेट मतलब हमेशा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसका, डिस्टेंस का, तो वो ds बाई dt है। सो दैट्स हाउ द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डिफाइंड। उसको वर्ड फॉर्म में बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या हम उसको बोलते हैं ds बाई dt। मतलब अगर मेरे पास s, इसमें मैं बाद में आऊंगा तो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा, पहले मैं एवरेज पे फोकस करना चाह रहा हूँ, बस सुनते जाओ। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफाइन कैसे है, इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अच्छा dis, यार मैं नॉर्मली ना डिस्टेंस को dis लिखता हूँ, जब भी डिस्प्लेसमेंट लिखना होता है तब मैं disp लिख देता हूँ, है ना। अगर जस्ट इन केस, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम हो जाता है, बट नॉर्मली जल्दी में मैं कई बार डिस्टेंस के लिए dis लिख देता हूँ और उसके लिए disp लिखता हूँ, है ना। तो यहाँ तक समझ में आ रही है? पक्का? फॉर्मूले में कुछ नहीं है, एवरेज इज वेरी आसान। एवरेज हमेशा इन ड्यूरेशन की बात होती है कि यहां से यहां तक जाने में जो समय लगा होगा, कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है और कितने समय में ट्रेवल करी है। सो दैट इज माई एस बाई टी। श्योर? पक्का? लिखो जल्दी से। बहुत दोनों चीजें बहुत आसान है, और उसमें ना मतलब अभी हम इस पे डिटेल में बातें करेंगे, पहले हम अभी एवरेज पे फोकस करना चाह रहे हैं, एवरेज डिस्टेंस एंड सॉरी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पे। तो यहाँ पे नॉर्मली एस बाई टी लिखते हैं, कई बार ऐसे डेल्टा एस बाई डेल्टा टी भी लिख दिया जाता है कि फाइनल माइनस इनिशियल के रिस्पेक्ट में, इट्स द सेम थिंग, कि वो लिखने का तरीका है, प्रॉब्लम से करें। सही? डन? ओके, नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी। ऑब्वियसली सिंबल इज सेम, बट सिंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो हम v में ऊपर वेक्टर चिपका देते हैं। यहाँ पे भी दोनों चीजें डिफाइंड है, पहला इज एवरेज वेलोसिटी, कैसे डिफाइंड है, v टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना, सिंपल सही, कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, और क्योंकि एवरेज की बात हो रही है तो हमेशा एक ड्यूरेशन में बात होगी, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट करने में उसको कितना समय लगा। सही है? तो इसको डिनोट हम कर देते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं नॉर्मली s बाई टी से, बट यहां पर याद रखना ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी समझना ध्यान से। दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या, पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मतलब उसके पास डायरेक्शन होगी। अगर हम इसको डिफाइन ही कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से, सिंस टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हमारे पास जो ऊपर वाली क्वांटिटी अगर वेक्टर होगी तभी ये क्वांटिटी वेक्टर बनेगी। ये समझ में आ रहा है? तो इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से डिफाइंड है, इट इज एस अपॉन टी। डिस्प्लेसमेंट अपन ने निकालना आ गया है, हमें पता होगा कि यहां से यहां जाने में इतना समय लगा, है ना, तो वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विल गिव मी द एवरेज वेलोसिटी। सेकंड वाला क्या है, इंस्टेंटेनियस। डिफाइंड सिंबल फिर से वही है, ओनली थिंग इज इंस्टेंटेनियस। हमने इसको कैसे डिफाइन करा है, वो था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस
अब हम यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो सिंपल हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो उसको हम रीड कैसे करते हैं? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये समझ में आ रहा है ना? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन कैसे? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पक्का? यहां तक कहानी क्लियर है? श्योर। दूसरी चीज एक और, यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि यार अब हमारे पास ये हमने बोला एस अपॉन टी, टी हमारा स्केलर है, एस हमारा वेक्टर है। तो अगर हम किसी वेक्टर, और टाइम हमेशा पॉजिटिव है ना, टाइम नेगेटिव का हमारे लिए कोई सेंस नहीं है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। बहुत सिंपल सी कहानी, कुछ है नहीं रॉकेट साइंस। टाइम क्योंकि हमेशा एक नंबर है, अगर हमारे पास कोई एक क्वांटिटी वेक्टर है, उसको हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, वो डायरेक्शन जीवन में कभी चेंज नहीं करेगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज will be same as direction of डिस्प्लेसमेंट। ये समझ में आ रहा है? एस अपॉन टी है, अगर ये टी नेगेटिव हो मतलब कोई क्वांटिटी होती जो नेगेटिव होती तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो सकती थी, क्योंकि जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो एक नंबर है स्केलर, और वो हमेशा पॉजिटिव है। तो अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर नंबर, पॉजिटिव स्केलर नंबर से डिवाइड करेंगे तो कहने से उसकी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगी। तो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी विल ऑलवेज बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। पक्का? श्योर? कोई डाउट नहीं इसमें? श्योर? हाँ, एक बार लिखते जाओ ये सारी चीजें। डायरेक्शन ऑफ फॉर्मूला तो बहुत ही बेकार है, डिस्प्लेसमेंट निकालना आता है, हमें बताया जाएगा कितने समय में हो रहा है तो वो हो जाएगा। डायरेक्शन जो भी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है विच इज द लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, वो ये हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है, क्या लिख दे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो एक्चुअल पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट जो होता है, इट इज ऑलवेज दैट डायरेक्शन ऑफ, लिखते जाओ ना तुम स्टेटमेंट, तुमने ये सब लिख लिया है ना? डिफाइन कैसे? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इसके आगे एरो मार्क लिख लो, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी is always tangential, direction of instantaneous velocity is always tangential to the actual path taken by the object, to the actual path taken by the object. Direction of instantaneous velocity is always tangential to the actual path taken by the object। एक छोटू से डायग्राम से बस समझा दे रहा हूँ, दोनों बातें साथ में समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि सपोज एक कोई पार्टिकल था, सो डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द एक्चुअल पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब सपोज मेरे पास एक कोई ये है, ठीक है, अगर, अच्छा, दो चीजों की बात हो रही, इंस्टेंटेनियस को मतलब ही नहीं है मैंने अपना मोशन कब और कहां से स्टार्ट करा, वो उस इंस्टेंट पे बात हो रही है। 5 बज पे अलग बात होगी, 5 बज के 1 सेकंड पे अलग बात होगी, 5 बज के 2 सेकंड पे अलग बात होगी, वो उस इंस्टेंट की बात हो रही है। जैसे 5 बज के 3 सेकंड हुए, हमारा 2 सेकंड से कोई लेना देना नहीं है ना? तो इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द एक्चुअल पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। सपोज एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, मैं तुमसे अगर अलग अलग जगह पर ये पूछूं कि डायरेक्शन क्या है, कि सपोज पार्टिकल स्टार्टिंग में यहाँ है तो उस जगह पे टेंजेंट है ये, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये। जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो उस जगह पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये। जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये समझ में आ रहा है? टेंजेंशियल टू द एक्चुअल पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, ये वर्ड समझ में आ रहा है? बट अगर मैं तुमसे बोलूं एवरेज, तो एवरेज में बोलूं इस पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी क्या है, इसका सवाल का कोई सेंस नहीं है। एवरेज वेलोसिटी हमेशा डिफाइंड होगी एक ड्यूरेशन में। नॉर्मली हम जब अपना मोशन स्टार्ट करते हैं, हम उस पॉइंट को बोलते हैं t इज इक्वल टू 0 नॉर्मली, क्योंकि टाइम हमेशा एक इंक्रीजिंग क्वांटिटी है। जब हमने किसी पार्टिकल को, किसी गाड़ी को, किसी ऑब्जेक्ट को स्टडी करना स्टार्ट किया, वो मेरे लिए t इज इक्वल टू 0 बनता है। तो हमसे अगर पूछा गया कि पार्टिकल जब यहाँ है, मतलब सॉरी, पार्टिकल अपना मोशन जब t इज इक्वल टू 0 यहां से स्टार्ट कर रहा है, व्हाट इज द डायरेक्शन, ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी जब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में पहुंचा, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ए से पॉइंट बी वो गया ऐसे है, बट अगर मैं तुमसे पूछूं डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ए से बी को मिलाने वाली लाइन, तो कहना है ए से बी को मिलाने वाली लाइन ये है, तो कहना है दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी।
कहां से कहां, फिर से मैं बोल रहा हूं कि जब तक हम एवरेज वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो कहां से कहां के बीच में होगा। वन इज स्टार्टिंग पॉइंट, और जब मैं यहां पहुंचा तो ये मेरी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, सो इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये समझ में आ रहा है? मैंने बोला पार्टिकल हमारा, अरे गंदगी हो जाएगी, बट मैं थोड़ा सा वैसे एक डायग्राम यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है? कि मैंने बोला एक पार्टिकल हमारा ए से स्टार्ट हुआ, जब वो सी पे पहुंचा, चला वो कैसे, वो चला ऐसे, जब वो सी पर पहुंचा उस टाइम पर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो ए से बी के बीच में जो भी हमारे पास, सॉरी ए से सी के बीच में हमारे पास जो भी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी होगा। तो ए से सी के बीच में डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? लाइन ज्वाइनिंग द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। तो ए से सी को मिलाएंगे तो दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। समझ में आ रहा है कहानी? पक्का? बहुत ध्यान से, कुछ है नहीं, थैंक यू, कुछ है नहीं उसमें बहुत रॉकेट साइंस, बट आइडिया समझ में आ रहा है कि हमने एक्चुअल पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा डिस्टेंस डिनोट कर रहा है, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट इट कुड बी, कोई तुमसे बोले कि बी और सी के बीच में डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो बी से सी को मिलाने वाली लाइन इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। वर्ड समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सी छोटी छोटी चीज है, प्रॉब्लम में कई बार लोग कंफ्यूज जाते हैं। आइडिया समझ में आ रहा है कि एक्चुअल पाथ जो पार्टिकल का है, किसी भी पॉइंट पे तुम टेंजेंट बनाओगे, पार्टिकल यहाँ है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे टेंजेंट बना दो। एवरेज वर्ड यूज हो रहा है तो वो हमेशा दो पॉइंट के बीच में बात होगी, एक ड्यूरेशन के बीच में बात होगी कि यहां से यहां के बीच में, तो वो यहां इनिशियल पॉइंट है के बीच में, वो दूसरा वाला पॉइंट इज द फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल को मिलाने वाली जो लाइन है विच इज बेसिकली अ वेक्टर, वो डायरेक्शन होगी एवरेज वेलोसिटी की, सेम एज डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है दोनों डायरेक्शन? बहुत छोटी चीजें, आई एम श्योर सबने सुनी हुई है, मतलब ऐसी चीजें भी नहीं बता रहा हूँ कि कुछ नहीं सुना, बट कई बार वो बस मिस आउट हो जाती है इन्फॉर्मेशन, इसलिए बस केवल रिपीट कर रहा हूँ। श्योर? कुछ भी पार्ट में दिक्कत हो प्लीज पूछते हैं ना, दिस इज बेसिक फंडामेंटल थिंग जो काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक चीजें धीरे धीरे ऐड होंगी, बट आइडिया बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है? श्योर? अभी प्रॉब्लम मैं एवरेज वाले पहले डिफरेंट सिखाना चाहता हूँ, फिर हम इंस्टेंटेनियस पे आएंगे कि वो केवल मैथ्स है। ds बाई dt, हमने डिफरेंशिएशन चीजों का सीख लिया है, हम अभी तक x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, अब हम सीधे सीधे t के रिस्पेक्ट में करेंगे और सब कहानी खत्म हो जाएगी। तो पहले एवरेज समझना ज्यादा जरूरी है। तो एवरेज समझ में आता है, इंस्टेंटेनियस बहुत आसान है, वो मैथ्स लगती है, लोगों को उल्टा लगता है डिफिकल्ट, करे वो तो डिफरेंशिएशन आ गया तो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द एवरेज थिंग। क्लियर है सब? प्लीज मेक दिस डायग्राम। ये एक्स्ट्रा लाइनें कुछ नहीं है, फालतू है ना, कहां से आ गई यार ये, अबे क्या, समझ गया ना? हाँ ओके, बस ऐसे इतने से काम हो जाएगा, सही है? सही है। एक फालतू प्रॉब्लम जो है वो मैं ऐसे ही वर्बली बता दे रहा हूँ, विच यू डोंट हैव टू राइट ऑल्सो, ठीक है? अगले प्रॉब्लम से प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर तुम्हें याद हो पीछे वाली लास्ट वाली क्लास में एक हमने वो घड़ी वाला सेकंड वाली नीडल का एक प्रॉब्लम करा था, राइट? हमने बोला था कि यार फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन, पहला वाला था 90 सेकंड और दूसरा वाला 20 सेकंड था, है ना? तो पहला वाला जो 90 सेकंड था, हटाऊं क्या यार, डन। इफ यू रिमेंबर, कुछ लिखना नहीं, बट उसी प्रॉब्लम में कंटिन्यूएशन में, जैसे मैं जो पहला प्रॉब्लम कराता हूँ बट लास्ट क्लास में कराया था, इसलिए बस एक बार वैसे ही बोल दे रहा हूँ। तो हमने पहला प्रॉब्लम करा था, एक घड़ी है जिसमें सेकेंड हैंड नीडल की लेंथ है 14 सेंटीमीटर, तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड नीडल इन, फर्स्ट पार्ट था इन 90 सेकेंड, है ना? उसका आंसर आया था 132, है ना? 132 सेंटीमीटर, राइट? अगर मैं बोलता व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड नीडल इन 90 सेकेंड, तो हमने डिस्टेंस निकाल ली थी। एवरेज स्पीड डिफाइन कैसे? टोटल डिस्टेंस बट कितनी देर में, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही आंसर है। अच्छा, यूनिट क्या होगी प्लीज ध्यान रखना, अगर यहां सेंटीमीटर है ये वाला, तो फिर हम उसको सेंटीमीटर पर सेकेंड बोलेंगे, राइट? श्योर? है बहुत बेकार सी चीज। अगर मैं यही सवाल देता, सेकंड पार्ट बोल देता व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, समझना। अच्छा, जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, अगर मुझे डायरेक्शन के साथ बताना है तो मुझे बताना पड़ेगा मोशन कहां से स्टार्ट हुआ है और कहां पर गया है, क्योंकि तभी तो हम लाइन ज्वाइन करेंगे इनिशियल एंड फाइनल। बट अगर मुझे मैग्नीट्यूड बताना होगा देन वी डोंट नीड, कि अगर मैंने बोला जो सेकंड पार्ट था कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन 90 सेकेंड, तो क्या हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, जब हम ये लिखते हैं तो हम स्पीड की बात कर रहे हैं, जब नॉर्मली ये लिखना चाहते हैं तो हम बोलना चाह रहे हैं कि हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, बट केवल उसके मैग्नीट्यूड की। तो इट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
वो क्या आया था 88/3 नहीं 28 नहीं नहीं वो 28 था ना 2r है ना, तो कहना से वो 28 आएगा अपॉन कहने से 90 आएगा। नहीं नहीं 90 सेकंड की बात कर रहा हूँ, 90 सेकंड वो 20 सेकंड में √3 आया था 40 √3, 90 सेकंड की बात कर रहा हूँ। 90 सेकंड में वो 2r हो गया था ना, 12 बजे से अगर नीडल स्टार्ट हुई एक पूरे 60 सेकंड में यहाँ पहुंची, अगले 30 सेकंड में एग्जैक्टली यहाँ पहुंची, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, कैसे घूमा हमें क्या लेना देना, स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डायमीटर बना था, है ना, समझ में आ रहा है। तो अगर हमसे पूछा गया व्हाट इज द एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन 90 सेकंड, तो कहना है से डिस्प्लेसमेंट कितनी देर में बात हो रही है 90 सेकंड में, तो कहना है से उत्तर ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बहुत बेसिक चीज है। सेकंड पार्ट में बोलता हूं मैं 20 सेकंड वाले में कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तब वो आता है वो 14 √3/20। श्योर, कुछ डाउट लग रहा है इसमें? नहीं पक्का ये लिखने की जरूरत लग रही है क्या? नहीं ना, बहुत आसानी से समझ में, हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना आ गया है, अब हम बस ये करना है कि कितनी देर में हो रहा है। श्योर, आए प्रॉब्लम से स्टार्ट करें। ओके नाउ राइट डाउन द प्रॉब्लम। पहले 3-4 प्रॉब्लम ना पूरे पूरे लिखेंगे सो दैट यू विल गेट द होल्ड ऑफ कि किस टाइप से वर्ड यूज होता है। So first one is a particle is traveling particle is traveling in a circle of radius r, full stop. Find out the angle between average velocity and instantaneous velocity when it has moved through a semicircle. First part. Second part is quarter circle. Third part is by an angle theta. A particle is traveling in a circle of radius r. Find the angle between instantaneous velocity and average velocity when particle has moved through. First part is by semicircle, second part is quarter circle, third part is कोई random angle theta. हमें इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी के बीच का एंगल बताना है। सही है पक्का? या जो भी आंसर दिखाना चाहता है ना, पहले एटलीस्ट 2 पार्ट का आंसर साथ में दिखाना। इफ यू कैन शो ऑल 3 पार्ट्स दैट बी ग्रेट, नहीं तो पहले 2 पार्ट का साथ में दिखाना। थर्ड इज बाय सम रैंडम एंगल थीटा की बात हो रही है थर्ड वन में। कितनी छोटी सी चीज बात करी थी हमने कि एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन दिस थिंग, और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जहां पे पार्टिकल है उस जगह पे टेंजेंट बनाओ, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंट। इन दोनों चीजों को, 2 स्टेटमेंट को यूज करो, अपने आप आ जाएगा। पहले 2 पार्ट तो बहुत ही आसान है एक्चुअली, और थर्ड पार्ट भी सेम है, जस्ट थोड़ा सा बस मैथ्स देखनी पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री टाइप। सुनो ना, मैं केवल फर्स्ट 2 बता रहा हूँ, थर्ड सब लोग जिसका आ चुका है अपने आप ट्राई करो। एक सर्कल बनाया, थोड़ा सा अप्रोच समझते हैं, कहां से स्टार्ट करना है, जहां तुम्हारा मन करे यार वहां से स्टार्ट कर दो ना। मैं बोल रहा हूँ, अच्छा इफ गिवन अ चांस ना, आई एम मोर कंफर्टेबल विथ 4 पॉइंट्स, ये। अगर मैं सेमी सर्कल बोल रहा हूं तो तुम यहां से स्टार्ट करोगे तो आधा सर्कल यहां खत्म होगा, मतलब सपोज मैं एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल कर रहा हूं, है ना। अगर तुम यहां से करोगे तो वो यहां होगा, तो वो भी है तो डायमीटर ही इवेंचुअली, बट इट जस्ट आई एम मोर कंफर्टेबल कि वो एक्सट्रीम पॉइंट से मुझे थोड़ा सा बेटर लगता है। सो दैट्स द होल आइडिया, और बाकी कुछ नहीं है। तो मैंने सपोज हमारे यहाँ से स्टार्ट करा, सेमी सर्कल में घूमा 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 घूमा, तो कहना से यहाँ पहुंचूंगा। हमें बोला गया है व्हाट इज द एंगल बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस। भाई जब मैं यहाँ पे हूं तब मैं इधर जा रहा हूँ, बट जब मैंने सेमी सर्कल घूम लिया तो कहने से मैं यहाँ हूं, तो मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे ये है ना। एवरेज वेलोसिटी कौन बताएगा, जहां से मोशन स्टार्ट करा और जहां पे तुमने खत्म करा है। कहने से ये मेरी एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये पूछा गया है। समझो ध्यान से, ट्राई टू अप्रोच इट कि क्या पूछा गया है, कहां से स्टार्ट हो रहा है। हमने बोला एक पार्टिकल सेमी सर्कल में घूमा, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज, तो एवरेज टेंजेंशियल बना दी, जहां से हमने स्टार्ट करा उसको 90 डिग्री हो गया। सेकंड पार्ट इज एग्जैक्टली द सेम। अच्छा एक बार,
ट्राई द सेकंड पार्ट ऑफ, जिन लोगों का फर्स्ट नहीं आया था अब ट्राई द सेकंड वन, एक जगह से स्टार्ट करो। वेरी कूल, ओह गुड। बोल, लिख के बोला नहीं, लिख के प्लीज। जिनका सेकंड आ चुका है अभी भी थर्ड ट्राई करो, जिनका फर्स्ट नहीं आया था ट्राई द सेकंड प्लीज। अगेन आई एम रिपीटिंग, कुछ लोग ना केवल वेट कर रहे हैं कि सर आंसर लिख दो, आप मत करो ये काम। जितना टाइम मिल रहा है, तुम्हें फर्स्ट नहीं आया इट्स ओके, ट्राई द सेकंड वन, बिल्कुल ही आराम से समझ में आ जाएगा कि क्या है। दिखा, इट इज, नहीं ये गलत है, फॉर्मूला तो है ही नहीं किसी चीज का, कोई फॉर्मूला नहीं है। नहीं याद करेंगे फॉर्मूले वॉर्मूले, अगर तुमने याद करे भी हैं तो सब भूल जाएंगे। कहाँ से आवाज आई? ओह कूल। मैं बता रहा हूँ, तुम हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखोगे तुम्हें लगेगा अरे ये बहुत छोटी सी चीज है। नहीं आना, फिर से जो बोल रहा हूँ कि नई प्रॉब्लम है, प्लीज ट्राई इट आउट। बस पेन चलाओ, लॉजिकली जितनी तुम्हें नॉलेज है वो करने की कोशिश करो, है ना। एंड फिर नहीं आएगा इट्स ओके, बट वो चलाना पड़ेगा यार। अच्छा मैं सेकंड बता रहा हूँ अब। सर्कल, जहां से मन हो वहां से स्टार्ट कर लो, तुम्हारा मन है यहाँ से यहाँ से यहाँ से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ए पॉइंट, अब मैं सेमी सर्कल घूम रहा हूं, कहने से सेमी सर्कल ये होगा, मतलब मैं यहाँ पे पहुंचा हूं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज, भाई मैं बी पे हूं तो मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहाँ है? ये है ना, उस इंस्टेंट पे टेंजेंट ही तो बनाना है। एवरेज वेलोसिटी कौन बताएगा? भाई बताना पड़ेगा ना कि कहां से मोशन स्टार्ट हुआ। यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे खत्म हो रहा है, तो पहले तो समझो कि कौन सा एंगल पूछा है, ये वाला। ये मेरी एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन है, दिख रहा है? दिखा, चमका भाई। ये आर, एक सेकंड, ये आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है, ये 90, ये आर, तो ये 45, तो ये 45, ये 90 है क्योंकि ये टेंजेंट है। ये 45 हो गया, ये पूरा 180 है, ये पूरा, जिसमें 90 इसने खा लिया, 45 इसने खा लिया। अगेन फिर से बोल रहा हूँ, हो सकता है नहीं है, बट डायग्राम बनाओगे कुछ इंस्टेंटेनियसली बनाओगे, फिर तुम्हें पता लगेगा अच्छा एवरेज नहीं समझ में आ रहा है। तुम सोचोगे कि बिल्कुल ही पूरी कहानी गायब नहीं होगी कभी भी, अगर तुम ध्यान से केवल ध्यान दे रहे हो क्लास में। कैन एवरीवन नाउ ट्राई द लास्ट पार्ट, जिसमें हमें बोला गया फाइंड द एंगल बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज। अगर वो रैंडम एंगल थीटा घूम रहा है, मतलब ना 90 ना 180, कोई रैंडम एंगल थीटा, है ना, तो आंसर थीटा के टर्म्स में ही आएगा, है ना। यार सुनो ध्यान से, कुछ है नहीं रॉकेट साइंस। जब एक डायग्राम देखो यू विल गेट द आइडिया। दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें, एक चीज है, हाँ आ गया, क्या आया, समझा पाएगा? हाँ ओके वेरी गुड। अभी नहीं, एक बार क्विकली तो यार पहला सवाल है, अच्छा दो तीन चीजें जो ऑब्जर्व करो प्लीज। एक चीज है, डायमेंशनली हम हमेशा राइट लिखेंगे। व्हेन आई एम सेइंग डायमेंशनली राइट लिखेंगे, तो मैं अगर थीटा माइनस समथिंग लिख रहा हूं तो इट हैज टू बी थीटा टाइप, इट कैन नॉट बी थीटा माइनस 2। व्हाट 2? 2 मीटर, 2 केजी, व्हाट? तो जब भी हम कोई चीज लिख रहे हैं तो पहला काम है कि अगर कोई चीज डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो पक्का इनकरेक्ट है, ठीक है। तो पहली चीज, सपोज हमने बोला पार्टिकल कहीं से स्टार्ट हो रहा है, मैं हर प्रॉब्लम में नीचे से कर रहा था, लेट्स से मैं नीचे से स्टार्ट करता हूं, मेरा इनिशियल पॉइंट है ये, आई हैव मूव्ड बाय एन एंगल थीटा। कौन सा थीटा? मतलब वो 90 नहीं है, 180 नहीं है, कोई रैंडम एंगल है। लेट्स से मैं यहां पहुंच गया, तो आई हैव मूव्ड बाय एन एंगल थीटा, मतलब प्रॉब्लम में दिया ये थीटा, जहां मैं पहुंचा उस पॉइंट को बोल रहा हूं बी। तो बी पॉइंट पर मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहां है? ये मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। पहले प्रॉब्लम में आइडेंटिफाई करो कि मुझे क्या निकालना है, क्या क्वेश्चन मार्क है पहले, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। तो मैं बी पे पहुंचा, तो हमने ये वाला काम करा। अब एवरेज वेलोसिटी, लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल। तो पहले तो सबको ना, जो लोग रैंडमली आंसर दे रहे थे, प्लीज फर्स्ट विल हैव टू फिगर आउट भाई निकालना क्या है। ये मेरी एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है ये। जब तक तुम ये क्वेश्चन मार्क नहीं बनाओगे ना, तब तक तुम्हारे लिए सवाल का सेंस नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है बिल्कुल सही से? क्या निकालना है? ये क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन में केवल एक थीटा दिया है वेरिएबल, तो आंसर हैज टू बी ओनली इन टर्म्स ऑफ थीटा, एक्स नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स तो तुम्हारा माना हुआ वेरिएबल है, तुम उसको वाई बोल दो, कोई बोलेगा जेड बोल दो, पी बोल दो, डब्ल्यू बोल दो, तो आंसर केवल थीटा के टर्म्स में होगा। अब ये खेलना स्टार्ट करो कि भाई इस थीटा के फॉर्म में ये क्वेश्चन मार्क कैसे निकले। यहां तक सही?
ये थीटा। अब वो तुम्हारी थोड़ी सी मैथ्स है, किसी की जल्दी आ सकती है, किसी की लेट आएगी, बट मैथमेटिकली समझना। ये थीटा, ये ट्रायंगल बन रहा है, पूरा हमारा 180 होता है, दिस प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल। क्या हम ये बोल सकते हैं, और ये बराबर है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं दिस एंगल एंड दिस एंगल हैज टू बी इक्वल। तो हमारा इसका प्लस इसका समेशन वो होगा 180 माइनस थीटा। किसका? टोटल 180, उसमें से थीटा गायब करा, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो इंडिविजुअली एंगल कितना होगा? इतना, विच इज 90 माइनस थीटा बाई 2। मतलब ये जो एंगल होगा वो होगा 90 माइनस थीटा बाई 2। यहां तक सही? श्योर? ये 90 माइनस थीटा बाई 2, हमें यहां पहुंचना है। ये जो लाइन बनाई थी हमने, ये टेंजेंट थी, सर्कल पे टेंजेंट थी, तो 90 डिग्री था। ये भी सही? पक्का? ये 90 माइनस थीटा बाई 2, ये 90, तो कहने से ये क्वेश्चन मार्क। सो 90 माइनस थीटा बाई 2, ये प्लस 90, ये प्लस क्वेश्चन मार्क, ये एक ही लाइन है, कहने से 180 के बराबर होगा। गायब 90 90, ये तो क्वेश्चन मार्क। सही है? पक्का? श्योर? बहुत अच्छे से समझ में आई कहानी? पक्का? एक कोई पार्टिकल है, इस पाथ में मूव कर रहा था, जो तुम्हें अजीब सा पाथ दिया है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना? ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, लेट्स से, ठीक है? ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, हाउ मेनी पॉइंट्स अदर देन ए विच हैव डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटीज टू बी सेम। एक कोई अजीब सा पाथ दिया है ना? हमें बोला गया है हाउ मेनी पॉइंट्स अदर देन ए, क्योंकि ए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। अच्छा, दो चीजें कर पाओगे। सो ऐसी ये रैंडम एक शेप बनाया है, ठीक है? मेक द शेप एंड राइट डाउन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। बहुत ऐसे डिटेल में उतना कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बट हाँ ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेटली बना लो, ठीक है? मैंने तो स्ट्रेट लाइन बनाई नहीं थी, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब दो लाइन नहीं है, मतलब पाथ एक ही है ना? ओके, हाउ मेनी पॉइंट्स अदर देन ए, हाउ मेनी पॉइंट्स अदर देन ए which have direction of average velocity and instantaneous velocity same, and if you can mark those point ना roughly in the diagram ना, तो मुझे बुला के दिखा भी देना। दो चीजें बतानी है, एक तो कितने पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट कहाँ है ना? ये दो चीजें एक बार तुम थोड़ा सा ड्रॉ करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। सो हाउ मेनी पॉइंट्स अदर देन ए, हाउ मेनी पॉइंट्स अदर देन ए which have direction of average velocity and instantaneous velocity to be same। अरे अच्छा, सुनो ना, ये फाइनल लाइनर मैंने हटा दिया, कुछ एक जगह पे रैंडमली जगह पे खत्म कर दो बस। हाँ, ये है फाइनल, इसके बाद नहीं है मोशन, ये फाइनल हो गया। लेट्स सी भाई। अच्छा, बहुत लोगों को जो लग रहा है ना, एक लग रहा है मैक्सिमा मिनिमा जो लगने लगता है, ये तुम्हारी केवल फीलिंग है भाई। पहला मैक्सिमा, सोल्यूशन देखे ना खुद को बुरा लगता है एक्चुअली इसमें। सुनो, मैक्सिमा अगर तुम्हें लग रहा है वो, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा है भाई यहाँ पे जब मैं हूं तो मेरी डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये है ना, एवरेज वेलोसिटी जहां से गाड़ी स्टार्ट हुई और जहां पे मैं हूं इसको मिला दो, तो डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी ये है। ये दोनों कहां पैरेलल दिख रहा है भाई तुम्हें? सर हमारे लिए पैरेलल यही होता है। पैरेलल दिख रहा है क्या? तो प्रैक्टिकली लोगों ने जो उत्तर दिया है, एक ये दिया, एक ये दिया, एक ये दिया, ऐसा वाला, जिन लोगों के आंसर 3 आए भाई, कहीं दूर दूर तक है नहीं कहानी वो। ये और ये कहां पैरेलल है? पक्का फालतू सवाल था एक्चुअली ये। अदर देन ए, इस पॉइंट से वो वाला पॉइंट ढूंढो जहां पर उस जगह पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और ए से उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेम हो। इट इज समथिंग लाइक टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट टू दिस गिवन थिंग। मतलब कि यहां से मैं एक टेंजेंट बनाऊं, तो इस जगह पे मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये है और एवरेज वेलोसिटी लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट यही है ना? इस पॉइंट से और कितनी टेंजेंट बन सकती हैं? दिखा? ये और इंस्टेंटेनियस एवरेज सेम, बट दैट्स इट, देयर इज नो अदर। तो मैक्सिमा नहीं है, मैक्सिमा के पहले, ये भी मैक्सिमा नहीं है, ये भी मैक्सिमा के पहले है। और कहाँ है? वेर तुमने अदर देन ए बोला ना, ऐसा वाला मतलब तुम ए ही बोल रहे हो। स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट बोल बोल
नहीं है ना, जैसे तूने ये पॉइंट बोला यहाँ, तो यहाँ पर टेंजेंट है ये, और एवरेज वेलोसिटी इसको ज्वाइन कर, है ना, वो बनेगा ही नहीं, वो टेंजेंट वो एक फील लग रहा होगा क्योंकि तूने डायग्राम ऐसा बनाया है। ए पॉइंट इसलिए बोला अदर देन ए, क्योंकि ए पॉइंट तो एक ही पॉइंट है, हमें एवरेज के लिए 2 पॉइंट तो चाहिए ही, तो वो एक पॉइंट से हल्का ऊपर वाला पॉइंट पे वो हल्का सा टर्न हो चुका है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है कि वो ऐसा, मतलब हाँ, है ना, तो फिर वो सेंस नहीं बन रहा है। श्योर, समझ आई कहानी, पक्का। आए ये जेई में इस टाइप का एक प्रॉब्लम पूछा गया कुछ डिफरेंट वे में, बट आइडिया समझ में आ रहा है क्या है, तो मैक्सिमा और मिनिमा वो टेंजेंट है उस जगह पर। श्योर, आए प्रॉब्लम्स पे, पहले 2 प्रॉब्लम शायद बचपन में बहुत कराए जाते हैं, सो राइट डाउन द प्रॉब्लम, मतलब 2-3 प्रॉब्लम लिख लेते हैं मुझे लगता है, उसके बाद हम थोड़ा सा स्किप करेंगे, पूरा पूरा कहानी लिखना। अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग, अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट अ पार्टिकल है, और तुम्हें लग रहा हो ना कि बहुत सारी कहानी लिखना, तो तुम अपने हिसाब से काम की इंफॉर्मेशन अपने हिसाब से लिख सकते हो, नॉट नेसेसरली कि तुम्हें कहानी लिखनी है। अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम, for first half of the time, for first half of the time it travels with the speed v1, for first half of the time it travels with the speed v1, and with speed and for second half of the time, and for second half of the time it travels with the speed v2, and second half of the time it travels with the speed v2. Find the average speed of the particle during the journey, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द जर्नी। ठीक है, एक छोटी सी चीज बिफोर यू स्टार्ट, एवरेज स्पीड पूछी गई है ड्यूरिंग द जर्नी, है ना, तो हमने एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। एक दो प्रॉब्लम एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ, बट आई थिंक ये ऐसा प्रॉब्लम है जो बहुत पहले ही प्रॉब्लम होता है, चाहे वो 9th हो चाहे 10th हो, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम नॉर्मली। ठीक है, तो तुम एक बार अपने हिसाब से जो भी तुम्हें लग रहा है एक बार करने की कोशिश करो। तो क्या बोला, एक गाड़ी थी, हिंट ये है थोड़ा सा फील, कि वो 1 घंटे चल रही थी, सपोज 10 बजे चालू हुई और 11 बजे तक वो चल रही है। पहले आधा घंटे वो V1 स्पीड से चली, दूसरे आधा घंटे वो V2 स्पीड से चली। हमें बताना है कि यहां से यहां तक एवरेज स्पीड कितनी रही होगी। एप्पल को जब एप्पल से ऐड करते हैं तो एप्पल मिलता है, राइट, सही है, पक्का ना, ऑरेंज नहीं मिल रहा ना। जब तू आंसर बोल रहा है D1 प्लस D2, D2 बोल रहा होगा कुछ डिस्टेंस के लिए, तो 5 मीटर प्लस 10 मीटर इज इक्वल टू समथिंग, मीटर आएगा 15 मीटर। हमें पूछा गया एवरेज स्पीड, स्पीड की यूनिट क्या होती है, तो समझ रहे हैं, तो जो आंसर है उसकी यूनिट तेरी मीटर है, हमें एवरेज स्पीड पूछा है तो मीटर पर सेकेंड है जैसी अंशी। ओके, वेरी गुड, मुझे बहुत सारी चीजें पता चली और मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा से एक एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट प्रॉब्लम है, तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं, राइट। सुनना ध्यान से, अज्यूमिंग कि बिल्कुल ही मैंने 10th में कुछ नहीं करा, एक बार बहुत ध्यान से सुनना। पहला चीज, जिन लोगों ने ये आंसर एक्स वाई जेड डी ये सब के टर्म्स में दिया है, ये तुम्हारे माने हुए वेरिएबल है। तुमने अगर एक्स माना या डी माना, तुम अपने मन में सोच रहे हो कि ये है, वो डी को कोई और पी मान सकता है, तो आंसर विल ओनली एंड ओनली इन टर्म्स ऑफ गिवन वेरिएबल। पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, उसमें केवल 2 ही वेरिएबल दिए हैं कि पार्टिकल इज ट्रैवलिंग with the speed v1 for half of the time, with the speed v2 for another half of the time। हमें यहाँ पे इवन टाइम भी नहीं दिया है, हमें ये नहीं बोला फॉर हाफ ऑफ द टाइम t1, फॉर अनदर हाफ ऑफ द टाइम t2, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो मेरे आंसर में एक्सेप्ट दिस वेरिएबल एंड दिस वेरिएबल कुछ नहीं आएगा। पहली चीज तो ये समझते हैं, सही कहानी, प्लीज बहुत ध्यान से समझना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, बहुत फंडामेंटल है। जिन लोगों का आंसर आ गया होगा उनको लग रहा होगा ये ऑब्वियस चीजें हैं, जिनका नहीं आया प्लीज एक बार ध्यान से। तो पहला चीज, आंसर में और कोई वेरिएबल आएगा ही नहीं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू डी, ये नॉट इवन टी, क्योंकि टी गिवन नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, हाँ सुनो, दूसरी चीज, जब हम कोई भी काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम होगा, अगर कुछ कहानी लिखी है, विल मेक अ टाइमलाइन। टाइमलाइन का मतलब क्या है, हम एक थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाएंगे। अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन,
वी आर मोर कंफर्टेबल स्ट्रेट लाइन, सबसे ज्यादा जो हमारे लिए कंफर्टेबल है ना, वो है एक्स एक्सेस पे बना दो। तुम स्ट्रेट लाइन ऐसी भी बना सकते हो, अजीब सी भी बना सकते हो। बिकॉज वी आर मोर कंफर्टेबल तो हम एक्स एक्सेस पे पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कराएंगे, कि पार्टिकल को लेट से जाना है ए से बी तक। अ पार्टिकल इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम मैं ट्रेवल कर रहा हूं विद द स्पीड v1। फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम मतलब अगर मैंने अपनी गाड़ी यहां से स्टार्ट करी, जिसको मैंने बोला है t इज इक्वल टू जीरो, मेरी स्टॉप वॉच चालू हुई है t इज इक्वल टू जीरो पर, मैं जब पहुंच रहा हूं, समझना ये t इज इक्वल टू टी, ये 1 इज इक्वल टू 1 नहीं लिखा है। तो एक छोटा वेरिएबल जो t होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ जनरल वेरिएबल। तो जब मैं यहां लिख रहा हूं कि t इज इक्वल टू जीरो, मतलब मैं बात करना चाह रहा हूं कि t इज इक्वल टू जीरो पर, या t इज इक्वल टू मैं कैपिटल टी लिखता हूं, समझना ध्यान से, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अभी पहली बार जहां से हमने अपना मोशन स्टार्ट करा, मैंने उसको t इज इक्वल टू जीरो बोला। जहां पे मैंने अपना मोशन खत्म करा, मैंने बोला कि मेरी घड़ी में कुछ 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, या टी आर हो गए। ठीक है, तो वो टी इज इक्वल टू टी है फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम। जब मैं चल रहा था तो पहले आधे टाइम, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बीच में पहुंचा, मैंने बोला कि कोई एक रैंडम पॉइंट था जहां पर मेरी घड़ी में टी इज इक्वल टू टी बाई टू हो रहा था। फील द पूरा कहानी, मैं पूरा ट्रेवल कर रहा हूं कैपिटल टी टाइम तक। पहले हाफ ऑफ द टाइम आई एम ट्रैवलिंग विद द स्पीड v1, मतलब मैं ए से सी तक v1 स्पीड से चला। फिर हमें बोला गया कि जब मैं अनदर हाफ ऑफ द टाइम t बाई टू से t तक 1 घंटा चलना था, पहले 30 मिनट में v1 स्पीड से चला, अगले 30 मिनट में v2 स्पीड से चला। ये समझ में आ रहा है? तो हमारे सामने जो पूरी स्टोरी लिखी थी, वो स्टोरी एटलीस्ट टाइमलाइन के फॉर्म में आ गई कि एक पार्टिकल ए से बी तक जाना चाह रहा था, जहां पे उसको टाइम लग रहा था कैपिटल टी। He is traveling with the speed v1 for first half of the time and for another half of the time he is traveling with the speed v2। हमें बताना है एवरेज स्पीड। यहां तक कहानी बिल्कुल इज्जत से समझ में आ रही है? श्योर? पक्का? अच्छा, एक चीज एवरेज का एक और थोड़ा सा फील बता देता हूँ। जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, ठीक है, हमें अगर गोरेगांव से अंधेरी जाना है, लेट्स से इट इज 10 किलोमीटर। जब हम जा रहे होते हैं, सपोज हमने अपनी गाड़ी 10 बजे स्टार्ट करी और मेरी घड़ी में 11 बज रहा था, ठीक है, हमने देखा मेरा जो ओडोमीटर था, जो बताता है गाड़ी कितनी चल चुकी है, यहाँ पे मेरा ओडोमीटर बता रहा था कि भाई ये है, और सपोज ये है, ओडोमीटर बता रहा था। तो हमने बोला मेरी एवरेज स्पीड क्या होगी, जो फॉर्मूले के हिसाब से, और उसका फील क्या है वो मतलब समझते हैं। ओडोमीटर ने बोला भाई तुम्हारे यहाँ से स्टार्ट हुए, तुम यहाँ गए, तो तुमने एक्चुअल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, 10 किलोमीटर। कितनी देर में ट्रैवल करी, हमने घड़ी में टाइम देखा, घड़ी में टाइम देखा, तो ये 10 किलोमीटर पर आवर। ये क्या बता रहा है? या जब मैं गाड़ी चला रहा था, मेरी नीडल कॉन्स्टेंटली क्या 10 किलोमीटर पर आवर पे रही होगी रियल लाइफ में? नहीं भाई, बीच में रेड लाइट आई होगी, मैं रुका होगा कुछ देर, खाली रोड होगी, मैंने स्पीड अप किया होगा, ब्रेक लगाया होगा, ये हुआ होगा, हर इंस्टेंट पे मेरी स्पीड चेंज हो रही होगी। ये नंबर क्या बता रहा है, समझने की कोशिश करो। अगर मेरे पास एवरेज का मतलब क्या है, अगर मेरे पास एक कुछ ऐसी गाड़ी होती जहां पे मैं अपनी गाड़ी पे एक्सीलेटर, बैटमैन वाली बाइक होती कि मैंने एक्सीलेटर एक जगह फिक्स रखा है, मेरी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर मैंने फिक्स कर दी है, अगर मैं 10 किलोमीटर पर आवर से 1 घंटे चलता तो मैं 10 किलोमीटर कवर करता। Feel the idea. Average speed is telling me if I would start traveling with the constant speed of 10 kilometer per hour for 1 hour, then I will cover 10 kilometers। ये समझ में आ रहा है? पक्का? तो एवरेज स्पीड मुझे बता रही है कंटिन्यूसली मैं उतनी स्पीड से चलता तो मैं उतना कवर करता। ये समझ में आ रहा है? श्योर? पक्का? एवरेज का फील समझ में आ रहा है क्या है? अब देखो ध्यान से, हमें एवरेज स्पीड का कोई और फॉर्मूला बताया ही नहीं गया है, हमें बोला गया है एवरेज स्पीड का केवल एक फॉर्मूला है। क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल समय। भाई किसी ने एक आंसर ये भी लिखा है, सुनना लिखा है भाई, ये फॉर्मूला है ना हमारा, ये एस वेरिएबल है और टी भी वेरिएबल है, दोनों गिवन नहीं है, तो फॉर्मूला थोड़ा आंसर देना है, आंसर केवल v1 और v2 के टर्म्स में आएगा, एक चीज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान से, तो मेरा यहां से यहां चलना है, तो मेरी टोटल डिस्टेंस जो मैंने ट्रैवल करी है, कहना ऐसे वो है ए बी, और कितनी देर में ट्रैवल करी है उसको मैं बोल रहा हूँ कैपिटल टी। ये है भाई, अभी तक वेरिएबल रिप्लेस ही नहीं हुए, रिप्लेस तो करने पड़ेंगे ना। क्या हमने देखा है, ये जो हमारा मोशन है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है ए से सी तक और एक है सी से बी तक, ऐसे ही कुछ है, दो अलग अलग टाइप के सेक्शन है ना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक।
तो ए से बी, क्या मैं ए से बी को लिख सकता हूं ए से सी प्लस सी से बी अपॉन टाइम, ये भी चलेगा। हम तब तक खेलते रहेंगे जब तक मेरे आंसर में केवल V1 V2 ना बचे, तब तक। AC, क्या अगर मैं तुमसे एक बहुत बेकार सा सवाल बोलता, मैं बोलता है यार A से C मुझे जाना है, मैं V1 स्पीड से चल रहा हूं कॉन्स्टेंटली और T/2 टाइम के लिए चल रहा हूं, कहना है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मैं केवल A से C के लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाऊं, तो डिस्टेंस कितनी है मेरी AC इज इक्वल टू कितनी स्पीड से चल रहा हूं और कितने समय के लिए चल रहा हूं, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब ये। अगर मैं यही सेम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाऊं सी से बी के लिए, तो मैं कितना चल रहा हूं डिस्टेंस सी बी, कितनी स्पीड से चल रहा हूं V2, कितनी देर के लिए T/2 से स्टार्ट हुआ T तक, ये है। चलेगा। तो क्या हमें जो अच्छा नहीं लग रहा था विच इज AC एंड CB, क्या हमारा वो थोड़ा थोड़ा सा नोन चीजों के टर्म्स में आने लगा। AC की जगह कैन वी रिप्लेस दिस थिंग V1 इंटू T/2 प्लस CB की जगह हम लिख सकते हैं V2 इंटू T/2 और नीचे एक T है। देखो जो वेरिएबल मेरा T माना हुआ वेरिएबल था, दिख रहा है, यहां से T कॉमन लेंगे, कटेगा, दिख रहा है। तो कहने से मेरा उत्तर आ रहा है V1 प्लस V2/2। यहां तक सही। दूसरी चीज, कई बार लोगों को लगता है अरे सर एवरेज का मतलब ही तो यही होता है दिस प्लस दिस बाय 2। नो, दूर दूर तक नहीं। हमने अपना इज्जत से फॉर्मूला लगाया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसको अपनी नोन चीजों के टर्म्स में लाने की कोशिश करी धीरे 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 धीरे, और वो हम तब तक हमने उसको चीजों को रिप्लेस किया जब हमारा आंसर नोन चीजों के टर्म्स में नहीं आ जाए। ये जो आंसर आ रहा है ये हम याद कर सकते हैं प्रोवाइडेड हमें ये पता हो कि एक पार्टिकल पहले आधे टाइम के लिए एक सर्टेन स्पीड से चल रहा है कांस्टेंट, ये V1 कम ज्यादा नहीं होना चाहिए बीच में, अनदर हाफ ऑफ द टाइम के लिए चल रहा है वो V2, देन एवरेज स्पीड वर्क्स लाइक कि वो समथिंग प्लस समथिंग बाय 2 है। अदरवाइज कुछ भी और होगा, विल स्टार्ट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, विल मेक अ छोटू सा टाइमलाइन सो दैट वो जो कहानी है मेरे पिक्चर के सामने आ जाए, आंखों के सामने, पिक्चर के सामने क्या होता है, आंखों के सामने आ जाए। ठीक है, कि यहां से यहां, फिर यहां से यहां के लिए अलग मैंने लगाया, यहां से यहां के लिए अलग लगाया, उसको रिप्लेस करा सो दैट फाइनली आंसर केवल V1 और V2 के टर्म्स में आ रहा है। समझ में आ रही कहानी। ये सवाल वही है कि मैं पहले 1 घंटे चलना चाह रहा हूँ, पहले आधा घंटे में चला 30 किलोमीटर पर आवर से, अगले हाफ एन आवर चला मैं 60 किलोमीटर पर आवर से, तो दिस प्लस दिस बाई 2 मेरा आंसर आ जाएगा प्रोवाइडेड मैं पहले हाफ और दूसरे हाफ में कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हूँ। क्लियर है कहानी। अब एक एक प्रॉब्लम बहुत धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, बट प्लीज अंडरस्टैंड दिस प्लस दिस बाई 2 इज नॉट द सोल्यूशन। वो केवल एक जगह पे वैसा रिजल्ट आ जा रहा है बट हमेशा नहीं होगा, जो कि तुम्हें भी अगले प्रॉब्लम में पता लग जाएगा। श्योर। अप्लाई कैसे करा है, दोनों के लिए इंडिविजुअली कैसे लिखा है ये समझ में आ रहा है, और फिर रिप्लेस किया है। बढ़े आगे। श्योर। राइट डाउन द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अ पार्टिकल is traveling in a straight line such that for first half of the distance it travels with the speed v1. A particle is traveling in a straight line such that for first half of the distance it travels with the speed v1 and for another half of the distance it travels with the speed v2. First half of the distance travel with the speed v1 and for another half of the distance it travels with the speed v2. Find the average speed during the journey. Find the average speed during the journey. Please, request is please make a छोटू timeline, मतलब so that वो जो कहानी है ना वो तुम्हारे सामने आ जाए कि यार ये ऐसा था। अच्छा, तो ये आइडिया क्या है, मैं पहले 10 किलोमीटर चलना चाहता था, मैं पहले 5 किलोमीटर v1 स्पीड से चला, अगले 5 किलोमीटर में v2 स्पीड से चला। हमें बोला गया फाइंड द एवरेज स्पीड। ए से मुझे बी तक जाना है, ठीक है। अब हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होते हैं। एक क्रिटिकल पॉइंट होता है जहां से गाड़ी स्टार्ट हो रही है, हमें अब बोला है फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मतलब पहले आधे डिस्टेंस, तो कहीं ना कहीं हमें डिस्टेंस इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो लेट्स से ए और बी के बीच का डिस्टेंस है डी, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस मतलब एक पॉइंट है जो बिल्कुल बीच में पाया जाता है, क्योंकि हमें फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस आई एम ट्रैवलिंग विद द स्पीड v1,
अनदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस आई एम ट्रैवलिंग विद द स्पीड v2। ये है सवाल, एवरेज स्पीड पूछी यार, क्या ऐसे और कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है। इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मेरे हिसाब से जो मैंने वेरिएबल, फिर समझो वेरिएबल मानने में कभी तकलीफ नहीं है। डोंट वरी अबाउट दिस थिंग कि यार मैंने वेरिएबल मान लिया, अब उसको क्या करें। वेरिएबल माना है तो हमारा आंसर यही है, डी अपॉन, हाँ सॉरी, तो सपोज मैंने गाड़ी स्टार्ट करी t इज इक्वल टू 0 पे और हमारी गाड़ी खत्म हुई, ये सब मान लिया मैंने, सारे वेरिएबल एक्स्ट्रा मान लिए, चलेगा। अब हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक ये बीच वाला पॉइंट है, तो हमें ये बताना पड़ेगा ना कि d डिस्टेंस ट्रैवल करी बट टोटल टाइम है t, ये वाला है ना। फर्स्ट क्योंकि a से c तक मैं v1 से चल रहा हूं, c से b तक मैं v2 से चल रहा हूं, तो यहां से यहां तक टोटल t को लिख सकते हैं। मैं t से a से c में कितना टाइम लगा, फिर c से b में कितना टाइम लगा, हमारा काम चल जाएगा। श्योर, पक्का। अब एक प्रॉब्लम हो गई, क्या यार, ये और ये तो गिवन नहीं है, बट इंडिविजुअली पता है मुझे, यहां से यहां मैं d/2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, कितनी स्पीड से, ये तो जो काम हमने इंडिविजुअली पहले वाले के लिए किया था a से c के बीच में, क्या यहां पे मैं फिर से लगा सकता हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। a से c के बीच में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा हूं, ये कितनी स्पीड से चल रहा हूं, ये, और कितना टाइम लग रहा है मुझे, TAC, ये लिख सकता हूं, पक्का। तो क्या हमारा TAC इन टर्म्स ऑफ द नोन वेरिएबल आ गया कम से कम, विच इज, इसको लिख रहा हूं d/2 और v1 को डिवाइड कर रहा हूं। क्या यही चीज मैं c से b के लिए भी बात कर सकता हूं, c से b तक, कहना से फिर से मैं d/2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, बट अब मेरी स्पीड कितनी हो गई है, v2, कितना टाइम, TCB। फिर से हमें, क्योंकि इवेंचुअली तो मुझे ACB TACB नहीं अच्छा लग रहा, TCB भी नहीं अच्छा लग रहा, तो हमने TAB और TCB दोनों को उसके टर्म्स में लाने की कोशिश करी जो मेरे जाने पहचाने वेरिएबल थे थोड़े से, ये किया, रिप्लेस कर दो, D अपॉन TAC की जगह लिख सकते हैं d/2v1, TCB की जगह लिख सकते हैं 2v2, D कॉमन आया, कटा, तो यहाँ पे d कटा, यहाँ पे बचा 1/2v1, इन दोनों में मैं एलसीएम लूंगा तो कहने से यहां से आएगा 2v1 v2, ये 1, मतलब एलसीएम में तो 2 ही आएगा ना, है ना, यहाँ आएगा v2 प्लस v1, इसको ऊपर ले जाएंगे। तो देखो दो इंपॉर्टेंट चीजें नोटिस करने वाली है, क्या, पहली चीज कि आंसर इस केस में v1 प्लस v2/2 नहीं आया, हर बार एवरेज का मतलब v1 प्लस v2/2 नहीं है। सेकेंड चीज, अगर हमारा, मैं एक जगह से दूसरे जगह जा रहा हूं, दैट टू जीरो एक्सेलरेशन, अगर मैं पहले आधे टाइम के लिए v1 स्पीड से चल रहा हूं कांस्टेंट, अगले आधे टाइम के लिए v2 स्पीड से चल रहा हूं, तो मेरा उत्तर आता है v1 प्लस v2/2। बट अगर मैं पहले आधी डिस्टेंस v1 से चल रहा हूं, अगली आधी डिस्टेंस v2 से चल रहा हूं, तो मेरा उत्तर आता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। दूसरी चीज, डायमेंशनली एक बार चेक करो, वर्बली समझ में आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है, v1 इंटू v2 कहने से v के स्क्वायर टाइप की डायमेंशन होगी, और नीचे v1 प्लस v2 v टाइप की डायमेंशन होगी, तो एक v एक इससे कटेगा, तो हमारा एवरेज स्पीड हो कहीं से भी आए, कहने से उसकी डायमेंशन जो है वो मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। श्योर, पक्का। अब पूछो, हाँ बोल बोल, हाँ बोलना, तो गलत किया होगा ऑब्वियसली इसमें, मैं एक मिनट आगे देख लूंगा। मैं पहले तो ये समझ में आया है, किसी को डाउट है इसमें कि हाउ डिड वी अप्रोच, एक छोटी सी टाइमलाइन, देखो धीरे धीरे ना ऐसे प्रॉब्लम में शायद तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, इनिशियली बस केवल थोड़ा सा ना वो करने की कोशिश करो, सो दैट वो दिमाग में क्लियर। मैंने जानबूझ के ज्यादा वेरिएबल लिए हैं कि ये बताने के लिए कि वेरिएबल डालने में प्रॉब्लम नहीं है, इवेंचुअली यू हैव टू रिप्लेस देम। तो जितने वेरिएबल तुम डालोगे उतने ही तुम्हें रिप्लेस करने पड़ेंगे। सो अभी मैंने एक्स्ट्रा जबरदस्ती पहले ये लिखा, इसको डायरेक्टली मैं टी लिख सकता था, या ये नहीं लिखता इसको ये लिख सकता था, क्योंकि वो ड्यूरेशन इस टाइप से डिफाइंड है। श्योर, पक्का, बढ़े आगे। किसी को डाउट है, क्योंकि अगले प्रॉब्लम के लिए तुम्हें दोनों चीज समझ में आनी चाहिए कि कैसे अप्रोच करा है, कैसे टाइमलाइन बनाई है। श्योर, बढ़े आगे, राइट डाउन द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम आई वांट यू टू राइट पूरा, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इसमें।
again, a particle is traveling in a straight line. A particle is traveling in a straight line such that first half of the distance is traveled with the speed v1. First half of the distance is traveled with the speed v1. Full stop. Next half of the distance is traveled with the speed v2. Next half of the distance is traveled with the speed v2 for half the time. Travel with the speed v2 for half the time, and with speed v3 for another half of the time. First with v1, next half of the distance is traveled with the speed v2 for half the time, and with the speed v3 for other half the time. Find the average speed. Your answer will have only v1, v2 and v3. एक बार मैं थोड़ा सा फील दिलाना चाह रहा हूँ. मैं a से b तक जाना चाह रहा था. पहली आधी डिस्टेंस मैंने v1 से ट्रैवल करी. a से b जाना चाह रहा था. a से c जो भी पॉइंट था, क्रिटिकल पॉइंट है, ये था एग्जैक्टली आधा डिस्टेंस v1 से. जो मेरा c से b था उसमें जितना टाइम लग रहा था उसके आधे टाइम को मैं v2 से ट्रैवल करा और अगले आधे टाइम को मैं v3 से ट्रैवल करा. फील लैंग्वेज समझ में आ रही है थोड़ी सी? यस. सुनना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सेकंड पार्ट में जितना समय लग रहा था उसके आधे टाइम को मैंने v2 से चला और उसके आधे टाइम को, बचे हुए आधे टाइम को मैं v3 से चला. तो टोटल 3 क्रिटिकल चीजें हैं. पहला हाफ जो मैं पूरी डिस्टेंस का आधा चला v1 से. सेकंड हाफ था, उसके 2 पार्ट हो गए. सेकंड हाफ में जितना भी टाइम लग रहा था उसके आधे टाइम को मैं v2 से चला और उसके बचे हुए आधे को v3 से चला. फाइंड द एवरेज स्पीड. प्लीज टाइमलाइन बना के थोड़ा सा, मतलब अगेन हो सकता है कि किसी को बिना उसके समझ में आ गया हो, फेयर इनफ, बट अगर किसी को लग रहा है तो प्लीज थोड़ा सा डोंट डू दिस आलस ऑफ. ओके यार, एक बार थोड़ा सा समझते हैं क्या बोलने की कोशिश. तो कितने पार्ट में अभी तक जितने भी 2 प्रॉब्लम जो दिए उसमें 2 पार्ट में मोशन डिवाइडेड था. अभी पहला मुझे ए से बी तक जाना है, ठीक है. फर्स्ट हाफ अच्छा, तो ये वाला पार्ट तो आसान है. टोटल डिस्टेंस डी ट्रेवल करनी थी. फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विच इज d by 2 इज ट्रेवल्ड विद द स्पीड v1. ये सही. लेट्स से यहां से यहां तक मुझे समय लग रहा था t1, ठीक है. अच्छा भैया प्लीज समझा रहा हूं तो एक बार सीधे बैठ जाओ. छोड़ दो. ये देखो जितना टाइम दे दिया ना, सफिशिएंट टाइम दे देता हूं मैं, है ना. नहीं आया तो एक मिनट छोड़ के समझ लो, नहीं तो फिर ना वो और मिस आउट हो जाएगा. सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस, सेकेंड हाफ मतलब ये d by 2 दिया है, इज ट्रेवल्ड विद द डिस्टेंस v2 फॉर हाफ ऑफ द टाइम. इसका मतलब क्या है, अगर मुझे c से b में अगर टोटल समय t2 लग रहा था टोटल, तो उस t2 का आधा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि cb की आधी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अगर मुझे c से b में अगर समय t2 लग रहा था, उसमें एक और पॉइंट लिया जहां पे c से d, इसमें जो समय लग रहा है मुझे वो लग रहा है t2 by 2 और वो मैं चल रहा हूं v2 से फॉर अनदर हाफ ऑफ द टाइम. मतलब इसमें भी टाइम t2 by 2 लगेगा, बट वो आधे टाइम के लिए मैं चल रहा हूं v3 से. पहले एक बार सब लोग ना सवाल समझने की कोशिश करते हैं वापस से. एक बार मैं सवाल रीड कर रहा हूं. अ पार्टिकल इज ट्रैवलिंग फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस. अगर टोटल डिस्टेंस मुझे डी ट्रेवल करनी थी, फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज ट्रेवल विद द स्पीड v1. यहां तक सही. लेट्स से उसमें समय लग रहा है t1. another half of the distance is traveled with the speed v2 for half of the time. देखते रहा, आ गया है वो निकल लेगा भाई साहब. आ गया आंसर. आके समझाएगा तू, समझेगा तू, तो उसके लिए गप्पे. सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड विद द स्पीड v2 फॉर हाफ ऑफ द टाइम. किसका हाफ ऑफ द टाइम? अगर मुझे c से b पहुंचने में समय लग रहा है t2, तो उसके आधे टाइम तक t2 by 2 टोटल टाइम है t2,
उसके आधे टाइम तक मैं चल रहा हूं V2 से। तो एक और क्रिटिकल पॉइंट क्या आया D, जहां पे मैं सेकेंड हाफ का जो भी टाइम था, जो भी, उसके आधे टाइम पे चल रहा हूं V2 से। अनदर हाफ ऑफ द टाइम इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड V3। क्या अभी ये प्रॉब्लम समझ में आई? कहानी क्या है? हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। हमने बोला यार फॉर्मूला तो एक ही पढ़ा है हमने, और कुछ पढ़ा ही नहीं है। इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल समय। टोटल समय कहना है, ये मैंने T1 माना है, ये T2 माना है, तो हमें T1 प्लस T2 चाहिए। हमें यही सब खेलना है, पक्का? जिसमें ये खेलना तो बहुत आसान है। क्या? हमारा ऊपर D है, नीचे D आएगा, हमें दिक्कत नहीं है क्योंकि D और D काट दूंगा मैं। मुझे चाहिए, मुझे T1 अच्छा नहीं लग रहा। क्या मैं A से C तक फिर से ये लगा सकता हूँ? यहीं पे लिखता जा रहा हूँ, बहुत ही आसान है, देखो ध्यान से। T1 की जगह डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं, D/2 चल रहा हूँ V1 स्पीड से, तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसको तो मैं डायरेक्टली लिख दूं D/2। ये तो बहुत आसान हो गया, पक्का? कोई T2 बता दे तो मेरा काम चल जाएगा। देखो T2 कहना है, T2 जब मैं चल रहा हूं तो वो टोटल ये चल रहा हूं, बट वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। वो पूरा है D/2, बट वो D/2 दो लोग कवर कर रहे हैं। V2 स्पीड से चल रहा हूं मैं T2/2 तक, तो क्या ये जो डिस्टेंस है CD, इसको मैं लिख सकता हूं स्पीड इनटू कितनी देर, T2/2। तो ये हमारे पास आ गया स्पीड इनटू समय। ये कैसे लिखूं? V3 स्पीड से चल रहा हूं कितने समय के लिए, T2/2। हमें T2 ही तो नहीं अच्छा लग रहा था, हमें यही तो नहीं अच्छा लग रहा था। तो देखो ध्यान से, जो हमें चीज चाहिए थी वो आ गई, गायब गायब गायब। हमें T2 नहीं अच्छा लग रहा था ना, देखो T2, इसमें T2 कॉमन लूं तो T2 क्या आ गया, D अपॉन, सही। वो जो T2 है, T1 हमारे पास आ चुका है D और V के टर्म्स में, T2 भी आ गया D अपॉन V2 प्लस V3, सही है। आप खेलते रहो अपना, जो जो चीजें नहीं है वो अपने आप कटेंगी, क्योंकि तुम उस जगह पे पहुंच गए हो। हाँ जी, ओ कुछ गड़बड़ किया इधर पे? नहीं नहीं, मैंने पूरा D बोला है, तो D/2 लिखा तो है। नहीं, कहाँ? B से C? नहीं नहीं, नॉट गेटिंग। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, मैं C से B, ये लिखा है मैंने CB, ये लिखा है इज इक्वल टू CD प्लस DB। CB पूरा हमारे पास है D/2, जो C से D है, कहने से V2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं T2/2, तो स्पीड इंटू समय, स्पीड इंटू समय। DB मैं V3 से चल रहा हूं कितनी देर के लिए, T2/2 के लिए, तो ये 2 कटा और T2 को मैंने उसके टर्म्स में लिखा है, वो किया है, पक्का? हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ, क्योंकि वो अलग अलग स्पीड है। यस, समझना जैसे क्या बोला कि सीबी पार्ट को हम डायरेक्टली डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं लिख सकते, क्योंकि मैं पूरा सेम स्पीड से नहीं चल रहा हूं। मैं कुछ समय के लिए V2 से चल रहा हूं, आगे कुछ समय के लिए V3 से चल रहा हूं, ना ऐसे। तो देखो ये आ गया, कहना से यहां से मैं D कॉमन ले रहा हूं, तो D अपॉन, थोड़ा सा तमीज से लिख रहा हूं, इस 2 को नीचे लिख रहा हूं, एक D कॉमन आ रहा है, यहां से आ रहा है 1/2 V1 प्लस 1/V2 प्लस V3, सही है, पक्का? कटा कटा, देखो जो हमें चाहिए था वही आ गया। कहने से जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो 2V1 ब्रैकेट में V2 प्लस V3 आएगा, वो जब एलसीएम लूंगा तो वो ऊपर जाएगा, तो ऊपर आएगा 2V1 V2 प्लस V3 आएगा, और जब यहां पर एलसीएम लूंगा तो V2 प्लस V3 इधर आएगा और 2V1 इधर आएगा, तो वो आएगा 2V1 बोलो 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 बोलो, सही है। एक बहुत, हाँ, वेरी गुड। डायमेंशन खेलेंगे हम, चलो हाँ, बोलो कैसे, बता। हाँ, वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी स्क्वायर, सही है। और नीचे वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो एक वेलोसिटी स्क्वायर में एक वेलोसिटी कटी। हाँ नहीं नहीं, ये समझना जरूरी है, एक्चुअली जरूरी है।
दो चार प्रॉब्लम तुम्हें को मिल जाएंगे और डायमेंशन से ही तुम आंसर निकाल दो, नहीं ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। 50% तो एलिमिनेट कभी भी कभी हो जाता है। एक मिनट सुनो, अभी एक मिनट खत्म नहीं हुआ है, एक और बहुत मजेदार सॉल्यूशन बताता हूँ इसका। वेरी गुड, यस वेरी गुड। सुनो ध्यान से यार, हमने ये वाला जो पोर्शन है कहना है इसे, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, ये वाला जो है सी से बी तक, मैं अगर आधे टाइम के लिए V2 से चल रहा हूं, उसके आधे टाइम के लिए मैं V3 से चल रहा हूं, तो A से लेकर जो B है उसमें जो ये C पॉइंट है ये तो मिड पॉइंट है, C से B तक ये एग्जैक्टली फर्स्ट प्रॉब्लम है। मैं आधे समय के लिए V2 से चल रहा हूं, बचे हुए आधे समय के लिए V3 से चल रहा हूं, तो कहना है इसे C से B तक मेरी जो एवरेज स्पीड है वो हम बोल सकते हैं V2 प्लस, अगर सेम समय के लिए था तो ये था, यहां तक सही, ये वाला ये हो गया। अब अगर मैं AC और CB को पूरा पूरा देखूं, AC में चल रहा हूं V1 स्पीड से, कितनी डिस्टेंस D/2, CB चल रहा हूं मैं इतनी स्पीड से, कितनी डिस्टेंस D/2, कहने से सेकंड प्रॉब्लम हो गया। अगर मैं सेम डिस्टेंस सर्टेन स्पीड से चल रहा हूं, सेम डिस्टेंस मैं सर्टेन स्पीड से चल रहा हूं, तो हमारा उत्तर आया था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसमें v1 का काम एक्चुअली v1 कर रहा है 2v1, बट v2 का काम कर रहा है ये पूरा मसाला जो सेकंड पार्ट का 2v1, v2 का काम कर रहा है ये अपॉन v1 प्लस v2, अपॉन v1 प्लस v2। देखो ध्यान से, v1 का काम कर रहा है ये, v2 का काम कर रहा है v2 प्लस v3/2। ये कटा, ये कटा, यहां पे 2 आएगा, ये 2 एलसीएम लेने के बाद ऊपर जाएगा, तो देखो 2 आ रहा है, v1 आ रहा है, v2 प्लस v3 आ रहा है, अपॉन ये 2 इधर आएगा, देखो ध्यान से क्या हुआ है, पक्का ये भी एकदम से क्लिक नहीं करेगा और इसको क्लिक कराने की भी जरूरत नहीं, बट जस्ट केवल धीरे धीरे ये गेट इनटू द फील ऑफ। यहाँ पे ये मुझे रिजल्ट याद था क्योंकि जस्ट अभी प्रॉब्लम करा था, इसलिए ऐसा है कि अगर सेम टाइम के लिए हम खेल रहे होते हैं तो हमारा एवरेज स्पीड ये होती है, अगर सेम डिस्टेंस के लिए खेल रहे होते हैं तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। समझ में आ रही कहानी, पक्का राइट डाउन दिस, प्लीज ये भी लिख लो। अब दोनों पार्ट में किसी में भी डाउट है एक बार वापस से पूछो, सही है। एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगाते हैं फॉर्मूला, है ना, ये केवल और केवल तभी वैलिड है जब पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं कर रहा हो, समझना ध्यान से, क्योंकि बचपन में ये बहुत ज्यादा याद कराया जाता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा दो, डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये केवल पार्टिकल एक इज्जत से एक स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, यू टर्न नहीं ले रहा है, क्योंकि स्पीड जब तक, देखो स्पीड के पास वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है, ठीक है, स्पीड अगर मैं कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हूं तो वो जीवन भर उसी स्पीड से चलता रहूंगा अनलेस अंटिल कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है ना। तो आइडिया क्या है, प्लीज याद रखना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम केवल एक ही केस में वैलिड है, जब पार्टिकल विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, विदाउट एक्सेलरेशन, उसके पास ये चीजें वैलिड हो। अगर एक्सेलरेशन आएगा, ये कोई भी फॉर्मूले डायरेक्टली वैलिड नहीं है, जिसके लिए हम काइनेमेटिक्स के अब फॉर्मूले पढ़ेंगे। आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या है, क्योंकि बहुत बार बहुत प्रॉब्लम ऐसे होते हैं तो लोगों को हर बार एक्सेलरेशन भी होता है ना, तो भी जल्दी में पता है, पर जल्दी में अरे आदत पड़ी हुई है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर देते हैं, वो नहीं करना है। श्योर, इन दोनों में कुछ डाउट है क्या किसी को? एक्सेलरेशन, अच्छा जैसे हमने स्पीड और वेलोसिटी डिफाइन करा है ना, एक्सेलरेशन के लिए हमने दो टर्म नहीं डिफाइन करे हैं। एक्सेलरेशन अपने आप में हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इसको हम छोटू ए से डिनोट करते हैं, सिंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो हम ये डिफाइन करते हैं। सो एक्सेलरेशन कैसे डिफाइंड है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन जो डिफाइंड है वो है dv/dt। तो अब हम जब dv/dt की बात कर रहे हैं तो ये है इंस्टेंटेनियस, ये समझ में आ रहा है, रेट ऑफ, तो इसको हम रीड कैसे करते हैं, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन, और उसको हम रीड आउट करते हैं dv/dt से, सही है पक्का। तो एक्सेलरेशन के एक्चुअली दो चीजें हम याद रखेंगे, अगर हम वेलोसिटी को
टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको हम dv बाई dt लिखते हैं, बट इसको लिखने का एक और तरीका होता है। एक्सेलरेशन हमने लिखा dv बाई dt, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं और इस ds को इधर लाऊं और इस dt को इधर लाऊं, तो हम उसको लिखते हैं ds को dt के साथ लिख रहा हूं, तो इट इज ds बाई dt मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे बचा dv और एक ds बचा, रीअरेंज कर रहा हूँ केवल, सही है। ds बाई dt को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन को एक और तरीके से लिखा जाता है, इसको लिख रहा हूँ वेलोसिटी इनटू dv बाई ds। तो हम एक्सेलरेशन का डिफरेंशियल फॉर्म इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के हम दो याद रखेंगे। एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज या तो dv बाई dt या फिर v dv बाई ds। वापस से रिपीट कर रहा हूं, प्राइमरली ये यूज होता है अगर वो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा। कई बार कभी कभी मतलब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दिया जाता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं a इज इक्वल टू dv बाई ds। तो ये सवाल ये है कि हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है या फिर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पता है। दिस विल कम टू, बट अभी बस सुन लो। तो एक्सेलरेशन हम दो चीज याद रखेंगे, इट इज dv बाई dt होता है या फिर v dv बाई ds होता है। ये सही पक्का। तीसरी चीज एवरेज एक्सेलरेशन। जब भी हम किसी चीज का इंस्टेंटेनियस है वो ये है, ऐसे ही यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन कैसे डिफाइंड है, d को रिप्लेस कर दो डेल्टा से, दैट्स इट। सो एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन समय। तो एवरेज एक्सेलरेशन हम याद रखते हैं कि प्लीज याद रखना चेंज इन स्पीड नहीं है, वेलोसिटी को हम माइनस कर रहे हैं, है ना। तो प्लीज याद रखना, दोनों वर्ड फॉर्मेट में याद रखोगे तो भी चलेगा। वो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करना है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर को हमने सब्ट्रैक्शन करना सीखा है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन जो उसको समय लग रहा है t। ये समझ में आ रहा है। तो ये क्या था, सीधी से पढ़ लेते हैं। ओके यार, टू बी ऑनेस्ट ये ना मैं याद रखता हूँ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये सब में ना लोग स्पीड स्पीड करने लगते हैं, तो ये तो याद रखो ही, बट प्लीज वर्ड फॉर्मेट में याद रखना, इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। नहीं तो वो v ना जल्दी जल्दी में लोग अरे स्पीड माइनस, प्लीज याद रखना एक्सेलरेशन के लिए कोई स्केलर टाइप की चीज नहीं डिफाइंड है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dv बाई dt। पहले हम इस पे फोकस करते हैं, है ना। दो वेक्टर, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, ये दो वेक्टर है, उनका माइनस करना तुम्हें पता है, प्रॉब्लम के थ्रू बस पूछ ले रहा हूँ, बट आइडिया समझ में आ रहा है, श्योर, पक्का पक्का पक्का, नो तकलीफ। एक छोटू सा प्रॉब्लम करते हैं क्विकली। हाँ हाँ लिखना है भाई, बोलो बोलो बोलो। हाँ ए में a इज इक्वल टू v बाई ds में क्या है, नो नो वेलोसिटी इज ऑलवेज वेलोसिटी। So it is rate of change of velocity, it is never the rate of change of speed, है ना। हाँ मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूले से कभी, हाँ तो अब वही डिफरेंशिएट करेंगे जब वो टाइम का फंक्शन, अगर कोई वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन वैसे ही जीरो होगा। अगर वो टाइम का फंक्शन है तो वो टाइम डिफरेंशिएट होगा, तो आई कैप में अलग डिफरेंशिएट होगा, वाई में अलग होगा, जेड में अलग होगा। नहीं नहीं इतनी फैंसी चीजें हम नहीं पढ़ेंगे, नो नो बहुत दूर है, बहुत दूर नहीं है। कहाँ डेल एल कहाँ पढ़ लिया है तूने, अरे भाई गलत तरीके मत करना, मैं बताऊँ सब कम नॉलेज ना बहुत डेंजरस हो जाती है ना। तो ये वो रिस्की गेम हो जाता है कि पता है बट वही बोल रहा हूँ कि वो या तो पूरा पता हो, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, ये हम लगाने की कोशिश भी करते हैं बट वो श्योर नहीं है, और वो बहुत बाद में आएगा, एग्जैक्टली कि बहुत चैप्टर बाद आएगा, अभी यहाँ पे डेले ला रही बड़े आगे। श्योर, एक बहुत बेकार सा प्रॉब्लम जस्ट बेस्ड ऑन कि वो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं। बोलूं प्रॉब्लम, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, a particle is moving in a circle with constant speed 5 meter per second। अरे
जब मैं पता है अपने दिमाग में जल्दी कब बोलता हूँ, मुझे लगता है कि तुम सर्कल बना लो सीधे, इतनी कहानी मत लिखो, तो मुझे लगता है कि इसलिए मैं जल्दी बोल देता हूँ, बट हाँ मुझे बता देना। हाँ, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, किसको है बोला जा रहा था, फाइंड आउट the magnitude of average acceleration if it has moved through a quarter circle in 5 seconds. Find out the magnitude of average acceleration if it has moved through a quarter circle in 5 seconds. फिर बोलो, a particle is moving in a circle with constant speed of 5 meter per second. ठीक है, find out the magnitude of average acceleration if it has moved through a quarter circle in 5 seconds. क्वार्टर सर्कल समझ में आता है ना, क्वार्टर समझ में आता है ना यार, सच्चे लोग यार, आंखें खुल गई ना तेरी यार। ऐसे ही हो गया यार, दूसरों के दुख पे लोग, ये लोग खुश होते रहते ना, ये लोग पाप पड़ेगा इनको। अच्छा, मैंने मैग्नीट्यूड क्यों बोल दिया, क्योंकि अगर मुझे डायरेक्शन भी बतानी होती तो मुझे बताना पड़ता सर्कल के किस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ना, क्योंकि जहां से स्टार्ट होगा उसके हिसाब से क्वार्टर सर्कल 90 डिग्री होगा। इसीलिए मैंने मैग्नीट्यूड बोल दिया कि सो दैट आंसर में फर्क नहीं लगे, मतलब आंसर विल कम आउट टू बी द सेम। नो, राइट, ओके। दो वेक्टर को माइनस करना है यार, बोल दे यार। सर के आगे फुल स्टॉप था, थोड़ा सा कॉमा था ना। ये सेम स्पीड, स्पीड ऑफ वेलोसिटी में, इसीलिए मैं इतनी ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, ये चेंज इन वेलोसिटी है। कहाँ गया यार, चेंज इन वेलोसिटी है। वेलोसिटी के पास दो चीजें होती हैं क्या, तो अगर उनमें से एक भी चीज चेंज हुई, एटलीस्ट वन, मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई है। अगर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो वो, तो डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है, तो वो चेंज हो रहा है ना, है ना। है ना, नो वन नहीं है। देखो, छोटा सा मैं फिर से रिपीट करूं, प्लीज मेक द सर्कल, क्वार्टर सर्कल मूव कराओ और तब उसके वो लिखेंगे, या तुम डायरेक्टली लिखने की कोशिश करोगे तो तुम्हें लगेगा वन है, मैं बता रहा हूँ, है ना। मेक द सर्कल, उसमें एक पॉइंट लो, उसको 90 डिग्री घुमाओ और देखो कि उसकी डायरेक्शन कहाँ चेंज हो गई। एक वेक्टर है इनिशियल वेक्टर, एक एक ये वाला वेक्टर है, एक ये वाला वेक्टर है, दोनों को माइनस, दो वेक्टर को माइनस करना है, सीखा हुआ है यार भाई बहुत बार, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है यार तुम्हें। नहीं, तीन लोगों का आंसर आया यार, अब वेक्टर पे आ गया, ये प्रॉब्लम है ही नहीं। मुझे एक फॉर्मूला बताया गया है, दो वेक्टर को माइनस करो और 5 सेकंड तो दिया है भाई, ये नंबर तो ऑलरेडी 5 दिया है, केवल बस केवल तुम्हें ऊपर वाला नंबर निकालना है, उसका भी मैग्नीट्यूड। इट इज राइट। सही है भाई, बताना फिर, जब आंसर आ जाता है तो चिल्ला चिल्ला के बता देते हैं। तो बेटा तुम दोनों को गप्पे मारना बंद करना पड़ेगा, जीरो मतलब जीरो, ठीक है, बिल्कुल हो पाएगा, जीरो, समझ गए यार, बहुत मुश्किल नहीं है। ट्राई, जस्ट मेक अ सर्कल, किसी एक जगह को स्टार्टिंग पॉइंट मानो, 90 डिग्री घुमा के उसकी अगले वाले की डायरेक्शन मानो, क्या मैं बता दूं,
अभी घूम के आए यार, तुम देख लो ना आपस में चारों का सेम ही आया होगा वैसे तो। हो रहा है तेरा भी कुछ अलग आया। 4 बाई हाउ मच, 4 बाई कितना है यार। अरे 4 बाई कुछ तो गलत है ना यार। आ सकता था यार, मुझे लग रहा है काफी लोगों का। तो नींद में थोड़ा आंसर आएगा। ओके सही है सही है सही है। मैं बता दूं यार, देख थोड़ा सा डायरेक्शन बनानी पड़ेगी। देख मैं बताऊं, अभी सर्कल बनाने के बाद जो पॉइंट बनाए वहाँ पे डायरेक्शन बनाओ तो यार। ओके हाँ हाँ सही है तो उसमें। हाँ ऐसे दुखी क्यों हो रहा है। ओके तो उसके लिए आंखें अभी अभी खुली है थोड़ी देर के लिए फिर से। ओके भाई यार इतना मुश्किल था नहीं यार, ये कर सकते थे यार। अच्छा अब सर वेक्टर का माइनस करना नहीं आता है तो हाँ √2 आ रहा है, बिल्कुल सही है भाई। बोलू यार उतना देख कहाँ से, क्योंकि आंसर में अगर फर्क नहीं पड़ रहा है तो तुम कहीं ले लो ना, है ना। अच्छा मेरी आदत है पता नहीं, या तो मैं नॉर्मली स्टार्टिंग पॉइंट ये ले लेता हूँ या ये लेता हूँ, मुझे जस्ट आदत है ना। कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम ये ले लो ये ले लो, मैं बीच का नहीं लेता हूँ। मैं सही बताऊँ तो मैं क्या नहीं लेता हूँ, मैं वो बता रहा हूँ। अगर 90 डिग्री है, 180 है, इस टाइप के नंबर है ना, या 45 भी है, तो मेरे को कंफर्टेबल ये लगता है कि कोई ऐसे वाले पॉइंट लो जहां पे वो थोड़ा सा आई कैप जे कैप दिख पाए इफ नीडेड। तो इसलिए मैं ऐसे वाले पॉइंट लेता हूं कि जैसे 90 डिग्री है तो इनिशियल पॉइंट मैं ले रहा हूं, तो मेरी इनिशियल डायरेक्शन है ये, राइट। अगर मैं 90 डिग्री घूमा तो मेरी फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये। क्या दोनों जगह पर जो उसका मैग्नीट्यूड है वो 5 है, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड है, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड है। यहां से यहां पहुंचने में हमने एक्सेलरेशन के बारे में एक फॉर्मूला पढ़ा है, एवरेज। इट इज व्हाट, फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी से माइनस करो अपॉन टाइम करो। मैग्नीट्यूड बोला है तो यहां मैग्नीट्यूड लगाओ, तो यहां मैग्नीट्यूड लगेगा। टाइम तो 5 ही है पक्का। तो मतलब कोई हमें इसका दो वेक्टर को माइनस करना बता दे, कितने तरीके, बहुत सारे तरीके। मुझे सबसे ज्यादा इजी तरीका सच बताऊं लगता है आई कैप जे कैप वाला, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मुझे मैग्नीट्यूड पता है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी जो मैंने डायग्राम बनाया है उसके हिसाब से इसको मैं 5 आई कैप लिख सकता हूँ। क्या जो मेरी फाइनल वेलोसिटी है उसके हिसाब से मैं इसको 5 जे कैप लिख सकता हूँ। क्यों दिमाग में सीधे आ गया उत्तर देखो। तो एक्सेलेरेशन क्या आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन समय, ये आ रहा है। कटा। हमें लेकिन केवल मैग्नीट्यूड पूछा गया है, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। श्योर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्वार्टर सर्कल का तो मतलब ही वही है ना। तुम बोल रहे हो, तुम थीटा बोलना अपने दिमाग में चाह रहे हो, तुम बोल रहे हो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये एंगल थीटा है। बट क्वार्टर सर्कल अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो वो होगा तो तब ना जब मैं 90 डिग्री घूमूंगा। तो मेरे लिए क्वार्टर सर्कल अब ये है, यहाँ पे ये 90, इस थीटा से कोई लेना देना। ओ करना चाहोगे क्या वो सवाल, नहीं क्या करूं। ओके हाँ, मतलब जैसे मैंने बोला कि इट हैज मूव्ड थ्रू एन एंगल ऑफ, क्या बोलते हैं, करना चाहोगे। मुझे आंसर नहीं पता है बट वी कैन ट्राई दिस। ओके सो सेकंड प्रॉब्लम इज, लिखो मत, मैं एक बार सीधे डायग्राम के थ्रू बता। एक मिनट पहले तो इसको किसी में कोई तकलीफ नो, मैं आंसर नहीं मुझे पता है बट इट कुड बी वन ऑफ द प्रॉब्लम। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ, लिखो मत सुन लो एक बार, मूविंग इन अ सर्कल विद द कांस्टेंट स्पीड v, वेरिएबल के टर्म से बात करते हैं। एक पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है इन अ सर्कल। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन इट हैज मूव्ड थ्रू एन एंगल थीटा। तो मैं एक बार थोड़ा सा डायग्राम बता रहा हूँ। सपोज मैं यहाँ पे हूँ कांस्टेंट, अच्छा इसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे बाद में। जब कोई पार्टिकल ना कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कल में घूमता है ना, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सुना हुआ होगा नाम थोड़ा सा, है ना। तो यूनिफॉर्म से, क्योंकि सर्कल में अगर घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी तो जीवन में कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, हर इंस्टेंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। तो कभी भी पार्टिकल अगर सर्कल में है या किसी भी कर्व पाथ में है तो उसकी वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होगी। तो जब उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है तो हम उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो अगर एक पार्टिकल
कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और हमसे पूछा गया फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन इट हैज मूव्ड थ्रू एन एंगल थीटा। मतलब मैं यहां से यहां पहुंचा, तो मैं यहां पहुंचा, हमें पूछा गया मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन बताओ। सवाल समझ में आ रहा है क्या? इसमें एक चीज की और जरूरत पड़ेगी शायद, वो है रेडियस। तो अब हमें सवाल यहाँ पे ये बनेगा शायद, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट स्पीड v, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन इट हैज मूव्ड थ्रू एन एंगल थीटा। सवाल समझ में आ रहा है कैसे बनाया है? मुझे आंसर नहीं पता क्योंकि सॉल्व नहीं करा है मैंने। आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या है? तो सवाल में बोला गया है, अगर तुम्हें लिखना है तुम अपने हिसाब से काम की इंफॉर्मेशन क्या लिख सकते हो। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट स्पीड v, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन इट हैज मूव्ड थ्रू एन एंगल थीटा। सवाल समझ में आ रहा है? श्योर? पक्का? टाइम नहीं गिवन है। अब समझना, क्या हम टाइम, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि सर टाइम तो गिवन नहीं है। क्या हम, अगर मुझे v पता है, r पता है, क्या हम कहीं से टाइम टाइम खेल सकते हैं? कैसे? इक्वेशन ऑफ मोशन से? नो। मतलब काइनेमेटिक्स इक्वेशन की बात कर रहे हो, वो तो हमने अभी पढ़ी नहीं है। आर डिस्टेंस हो गया? नो, कुछ और हो गया डिस्टेंस। सोचो सोचो, वेरी गुड, सही जगह जा रहे हैं। आर आर्क लेंथ, अच्छा अच्छा, वो आर्क लेंथ बोला था तूने? नहीं, अच्छा तू आर बोल रहा था। आर्क लेंथ भाई, मैं कहीं से कहीं जा रहा हूं, अगर मैं, वही सेम कहानी, अगर मैं कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हूं, मुझे गोरेगांव से अंधेरी जाना है और मैंने अपने गाड़ी का जो नीडल है वो 50 किलोमीटर पर आवर पे रखा, मैं कैसे भी ट्रेवल करूं, समझना, अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट है v, तो जितनी मेरी लेंथ होगी अपॉन जितनी मेरी स्पीड होगी, स्पीड, क्योंकि टाइम एक्चुअल पाथ ट्रेवल बताएगा जितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो। टाइम जो मुझे लग रहा है मुझे अंधेरी तक जाने में, जहां जहां मैं जा रहा हूं, कहने से एक्चुअल पाथ ट्रेवल अपॉन स्पीड बताएगा अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट है। तो जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं, तो मेरी अगर स्पीड कांस्टेंट है तो मुझे समय कितना लगेगा ये कौन बताएगा? दो लोग। मैं कितना ट्रेवल कर रहा हूं, एक्चुअल पाथ ट्रेवल, और कितनी स्पीड से कर रहा हूं, तो वहां से हम टाइम टाइम खेल सकते हैं। अच्छा, एकदम से मुश्किल प्रॉब्लम हो गया क्या ये? एक बार समझ में, सवाल समझ में आ रहा है क्या है? पक्का? तो अच्छा, पहले तो सवाल क्लियर हुआ है क्या? अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट स्पीड v, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन इट हैज मूव्ड थ्रू एन एंगल थीटा। है ना? पक्का? तो अभी हमारा एवरेज एक्सेलरेशन दो बातों पे डिपेंड करता था, वेलोसिटी में चेंज अपॉन समय। टाइम कौन बताएगा? या तो मुझे टाइम दे दिया जाए, जैसे पीछे वाले प्रॉब्लम में 5 सेकंड बोल दिया, यहां पर टाइम नहीं दिया है, मैं यहां से यहां चल रहा हूं एंड टाइम इज नॉट गिवन, तो कोई मुझे ये बताए कि यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा। तो अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट है, मैं यहां से यहां जाने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, इतनी, क्या हम आर और थीटा के टर्म्स में ये डिस्टेंस बता सकते हैं? आर थीटा, हाँ मतलब वही आर्क लेंथ आर थीटा, एंड अपॉन कितनी स्पीड से चल रहा हूं, क्योंकि मेरी हर जगह पे स्पीड तो वही है ना, स्पीड थोड़ा चेंज हो रही है। सवाल समझ में आ रहा है कि क्या है? थोड़ा सा, फिर इसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए अब चाहता हूं कि एक बार ट्राई करूं। टाइम आएगा आर्क लेंथ अपॉन स्पीड से, वेलोसिटी में चेंज तुम्हें सोचना है, उसकी जो भी फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, उसको माइनस करना है, बट स्पीड को नहीं, वेक्टर को माइनस करना है, अपॉन समय निकालना है, एवरेज के चुप बिल्कुल, एवरेज की मैग्नीट्यूड बताना है, तो मैग्नीट्यूड आएगा वो यहां। तो पहले मैं नीचे वाले टर्म की बात करना चाह रहा हूं क्योंकि वो ज्यादा आसान है। नीचे वाला टर्म क्या बोलता है भाई, जहां से जहां जा रहे हो, अगर तुम कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो, तो तुम्हें यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा, वो समय तुम्हारा इस बात पे डिपेंड करेगा कि तुम कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो और कितनी स्पीड से कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी स्पीड कांस्टेंट है। तो मैं कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, ये आर है, ये थीटा है, तो कहने से डिस्टेंस जो मैं ट्रेवल कर रहा हूँ वो है आर थीटा, कितनी स्पीड से कर रहा हूँ। तो समय तो हो गया हमारा नोन चीजें, नोन चीजें क्या है? आर है, थीटा एंड वी है। क्या हमारा समय सारा नोन चीजों के टर्म्स में आ गया? ये तो बहुत आसान है। अब हमारा लास्ट चीज बची कि कोई मुझे बता दे वेलोसिटी दो वेक्टर को माइनस करना है। दो वेक्टर को माइनस करने के बहुत सारे तरीके थे, आई कैप, जे कैप, ये वो, जो तुम्हें मन में आए, जो तुम्हें पहले क्लिक कर जाए।
कहने से हमने जो इनिशियल जगह ली है, कहने से वो इनिशियल जगह हमारी ऑलरेडी आई कैप में है, फाइनल वेलोसिटी हमारी कहीं अजीब सी जगह है, राइट, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी, ये मेरी काइंड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है, ये मेरी फाइनल है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी ही है। इसके और इसके बीच का कोई मुझे एंगल बता दे तो हमें ऐसा लगेगा थोड़ी सी जिंदगी आसान है। ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, अगर मैं यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बनाऊं विच इज लाइक हॉरिजॉन्टल, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच में एंगल ये होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और इसके बीच में मुझे एंगल बताना है। कैसे करें, खेलते रहो कुछ कुछ। व्हाट इज दैट, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 क्योंकि वो टेंजेंट है, ये 90 माइनस थीटा, तो कहने से थीटा आ गया। तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके बीच में, ये इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है, केवल डायरेक्शन के लिए लिख रहा हूं, वो यहाँ पर है। कहने से इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच में एंगल है थीटा, बट हमें क्या करना है, हमें माइनस करना है, दो वेक्टर को माइनस करना याद है, इट इज समेशन ऑफ पहले वेक्टर को उल्टा करके, ये याद है। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा होता था तो किसी भी एक वेक्टर को उल्टा करते थे तो उन दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाता था, 180 माइनस थीटा ना, है ना। इसको उल्टा करेंगे, अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो कहने से 180 माइनस थीटा हो जाएगा। कहने से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो ये कैसे अपॉन टाइम, कहने से ये जो टर्म है दोनों का मैग्नीट्यूड v और उन दोनों के बीच में एंगल 180 माइनस थीटा, तो उनका मैग्नीट्यूड दो वेक्टर का अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos, ये समझ में आ रही कहानी, खेलते रहो, अब कुछ नहीं है। अब सॉरी, जो भी है ना, 180 माइनस थीटा अपॉन टाइम, टाइम को बाद में रिप्लेस करेंगे, अंडर रूट, ये लिखा है 2v स्क्वायर, 2v स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, ये आएगा 1 cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, ये आएगा अपॉन समय, बाद में रिप्लेस करते हैं। तुम्हें अगर याद हो मैंने दो चीजें बोली थी याद करने को, 1 प्लस cos 2 थीटा को लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस cos 2 थीटा को लिखते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा। बट अगर यहाँ पे थीटा है तो कहने से वो थीटा बाई 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, थीटा को रिप्लेस कर, 2 थीटा को रिप्लेस कर दो थीटा से, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। तो ये जो पूरी चीज लिखी है 1 माइनस cos थीटा कैन बी रिटन एज 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये याद है। इसको अगर मैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखूंगा तो वो 2 और ये 2 अंडर रूट के बाहर 2 आया, v स्क्वायर का v आया, sin स्क्वायर थीटा बाई 2 का sin थीटा बाई 2 आया, अपॉन टाइम हमने निकाल लिया था, वो था r थीटा अपॉन v, सही है। ये v ऊपर जाएगा तो 2v स्क्वायर sin थीटा बाई 2, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, इसको इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। पहली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये इक्वेशन कब वैलिड है, क्या कभी भी वैलिड है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज टू बी अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो पहली चीज समझना, सो राइट डाउन द हेडिंग इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, एंड इसको इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। वैलिड ओनली, ओनली एंड ओनली इफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन की बात नहीं हो रही है, ए हैज टू बी कांस्टेंट, ए मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, अदरवाइज नहीं होगी इक्वेशन वैलिड। सो इट इज all the kinematics equations are valid only and only if ये कांस्टेंट होगा, अदरवाइज नहीं है। यहां तक आनी सही, पक्का, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों, ठीक है। पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, कहां से आती है एक बार सुन लो, सारे वेरिएबल मैं बताऊंगा, डोंट वरी अगर किसी ने नहीं भी सुना है। एक्सेलरेशन हमने डिफाइन कैसे करा, रेट ऑफ चेंज ऑफ, हमने भी बहुत बातें नहीं करी इसलिए नॉर्मली मैं बाद में बताता हूँ, एक बार मैं बाद में वापस आऊंगा अगर तुम्हें लगेगा, बट अभी केवल एक बार देख लेते हैं क्योंकि वी वांट टू स्टार्ट विद v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, क्योंकि तुम्हें पता है हम डायरेक्टली कर सकते थे, बट एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा ये। अब ना थोड़ा सा इंटीग्रेशन समझते हैं कि इसको कैसे डील करते हैं, इक्वेशंस आती कैसे हैं। a is equal to dv by dt, this is how we had defined the acceleration। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dv is equal to, अगर मैं dt को एक तरफ लेकर जाऊं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a dt, चलेगा। मैं दोनों तरफ लगा रहा हूं इंटीग्रेशन का साइन, थोड़ा सा अजीब सा है, इसका पर्पस समझना ध्यान से क्या है।
तुमने अभी अभी बोला कि वेलोसिटी जो होती है उसमें दो वेलोसिटी है, एक है इनिशियल वेलोसिटी, एक है फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर जब हमने ये लिखा है ना, तो ये इंटीग्रेशन जो लिखा है, तो अगर तुम्हें याद हो, हम अगर नहीं कुछ लिमिट डालेंगे तो एक कांस्टेंट सी आता था, या फिर हम लिमिट डालते हैं। वो लिमिट किस चीज की होती थी? जब हम इंटीग्रेशन y dx लिखते थे तो यहाँ पर x की लिमिट होती थी, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाते हैं ना, तो यहाँ पे पर्पस क्या होता है कि राइट हैंड साइड पे t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है और यहाँ पर v के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर आएगी लोअर एंड अपर लिमिट v की, यहाँ पर आएगी लोअर एंड अपर लिमिट टाइम की। एक चीज, इसकी लोअर लिमिट इसको करस्पॉन्ड करती है, इसकी अपर लिमिट इसको करस्पॉन्ड करती है। हम पहली इक्वेशन में ये पता करना चाह रहे हैं कि पार्टिकल अगर एक u स्पीड से चल रहा है या u वेलोसिटी से चल रहा है, t टाइम तक a एक्सेलेरेशन से चले, तो a t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो उसको लिखते कैसे हैं? पार्टिकल की जब t इज इक्वल टू 0 इज द मोशन व्हेन इट इज स्टार्टिंग, उस टाइम पर जो वेलोसिटी है उसको हम नोट करते हैं u से। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वो क्या होती है व्हेन पार्टिकल इज स्टार्टिंग इट्स मोशन एट t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो u है। किसी जनरल टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो हमें बतानी है। थोड़ा पहली बार में बहुत ही वियर्ड है, इसीलिए नॉर्मली बाद में बताया जाता है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां से मैं यहां पे आया, हमने क्या बोला? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल टी, वो वर्ड कैसे डिफाइंड है? यू हम वर्ड यूज करते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ये कौन सी वेलोसिटी? जब पार्टिकल ने अपना मोशन स्टार्ट करा। जब पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं टी इज इक्वल टू 0। v जो वर्ड है, जो हम सिंबल यूज करते हैं, वो हम कि मैं t सेकंड के लिए इतने एक्सेलरेशन से चला, तो उसको हम वर्ड यूज करते हैं v, जिसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। ये सब स्टैंडर्ड सिंबल है। तो t इज इक्वल टू 0 पर उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u, t इज इक्वल टू जनरल टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि v इज इक्वल टू u प्लस at में छोटू t जो होता है वो जनरल टाइम है, 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड 1000 सेकंड वटेवर, है ना। dv का इंटीग्रेशन हमने बोला है v होता है, dx का इंटीग्रेशन x, तो dv का इंटीग्रेशन v। लोअर लिमिट u, अपर लिमिट कोई जनरल v इज इक्वल टू। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हमने तो पढ़ा यार, अगर कोई कांस्टेंट होता है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। यही हमने पढ़ा था, इंटीग्रेशन 5 dx, अगर 5 कांस्टेंट था तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया था और dx का इंटीग्रेशन बना था x। क्या हम यही चीज यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वाइज सब, तो वो एक्सेलरेशन बाहर आया और यहाँ पे बना इंटीग्रेशन dt 0 से t। ये भी सही। अपर लिमिट हमने क्या बोला? x आता था, एक बार अपर लिमिट v की जगह v डालेंगे तो v ही होगा, माइनस फॉर्मूले का लोअर लिमिट ये होगा इज इक्वल टू a। इंटीग्रेशन dt क्या हो जाएगा? सिंपली t, और वो t माइनस 0, तो कहने से वो केवल t ही बना। u को मैं राइट साइड में लाके लिख रहा हूं, तो ये इक्वेशन बन रही है v इज इक्वल टू u प्लस at। पहली काइनेमेटिक्स इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at इज गिवन बाय दिस। तो बचपन में इक्वेशन ड्राइव कैसे कराई जाती है एक बार वो भी सुन लो चंदन ध्यान से कि क्या है, और ये ऐसे क्यों बता रहा हूँ। ये भी हमने एक्सेलरेशन डिफाइन कैसे करा था, ये भी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। वो चेंज इन वेलोसिटी की फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को अगर मैंने v बोला, इनिशियल वेलोसिटी को हमने u बोला अपॉन टाइम। देखो इस t को मल्टीप्लाई करो, u को इधर लाओ, ये इक्वेशन है। ये तो ज्यादा आसान है सर। ये थी एवरेज वेलोसिटी की, आइडियली देखा जाए तो अगर कोई पार्टिकल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चल रहा है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी भी वही होगी। अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है जीवन भर, तो उसका एवरेज एक्सेलरेशन कहीं से कहीं के बीच में वही होगा। समझना, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूँ 1 घंटे के लिए, और वो कांस्टेंट चल रहा हूँ, तो मैं 1 घंटे में 10 मिनट में 15 मिनट में 20 मिनट में किसी भी ड्यूरेशन में मेरा एवरेज वेलोसिटी वही होगा जो किसी भी इंस्टेंट पे है, क्योंकि जीवन भर मेरी वेलोसिटी ही कांस्टेंट रही है। सेम चीज, मेरा एक्सेलरेशन अगर जीवन भर कांस्टेंट है तो मेरा एवरेज एक्सेलरेशन किसी भी ड्यूरेशन में सेम होगा, इसलिए ये काम कर जाता है। ये वाला डेरिवेशन जो है, अगर वो एक्सेलरेशन बीच में कम होके ज्यादा होता तो ये काम नहीं करता, क्योंकि हमने स्टार्टिंग स्टोरी में बोल दिया कि ये कब वैलिड है, जब ओनली एंड ओनली इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इसलिए वो वाला भी काम कर जाता था। बट ये समझना जरूरी है क्योंकि अगला वाला डेरिवेशन वहां पे नहीं बताया जाता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि वो आता है थोड़ा सा इसको आगे बढ़ के।
समझ में आ रही है कहानी? पक्का? तो यहाँ पर रियलिटी में ये जो इक्वेशन है ये एक वेक्टर इक्वेशन है। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर में एक्स 80 वेक्टर को ऐड करो, देन यू विल गेट द फाइनल वेक्टर। बट जब हम यूज करते हैं तो वही मैंने बताया, अभी हम मोशन जो पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है काइनेमेटिक्स 1D, वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं। तो हम इसको यूज हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करेंगे, वेक्टर हटा देंगे। बट उस वेक्टर का एक्चुअली कोई इंपॉर्टेंट यूज केस है, इसलिए अभी ये बनाया, बट इट इज अ वेक्टर इक्वेशन नॉट अ स्केलर। पक्का? v फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन होता है, मतलब पता ही है, बट अगर किसी को लिखना हो सो a इज एक्सेलरेशन इन t इज टाइम। पता ही है मतलब, ये तो चलो ठीक समझ में आ रहा है? पक्का? राइट डाउन जल्दी से। तो प्रैक्टिकली का तुम ध्यान देखो कि इसमें इक्वेशन में ना 4 वेरिएबल है, v है, u है, a है और t है ना? इन 4 में कोई 3 दिए जाएंगे, चौथा पूछा जाएगा। ऐसा कुछ है कि मैंने बोला इनिशियल वेलोसिटी मेरी कुछ है, मैं इतने एक्सेलरेशन से इतने समय के लिए चल रहा हूँ, बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। कैसे यूज करना है विल कम टू दैट, बट ऑब्जर्वेशन में 4 वेरिएबल है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो कोई 3 के बारे में इंफॉर्मेशन होगी और चौथा पूछा जाएगा। आई सेकेंड डेरिवेशन पे नहीं, जल्दी जल्दी लिखो। एनीवन गायब टुडे क्या? भाई क्या बैठता है आयुष तेरे पड़ोस में? पिछली क्लास में भी आया था क्या? नहीं, तुझे अपने पड़ोसी के बारे में नहीं पता क्या? पड़ोसी ध्यान नहीं दे रहे थे, बातचीत हुआ था, फिर तुझे अच्छा नहीं लगा? बड़े अगले आए। सेकंड इज जो तुमने पढ़ी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, वो इसके आगे से डिफाइन होती है। ठीक है, तो हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पे आ चुके हैं। u प्लस ए टी। अच्छा, डायमेंशन डायमेंशन खेलना समझ में आ रहा है ना? मीटर पर सेकेंड, एक्सेलेरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसमें टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड से ऐड करेंगे तो मीटर पर सेकेंड मिल जाए, है ना? डायमेंशनली बस ऑब्जर्व करा रहा हूँ क्योंकि होगा, है ना? ठीक है, वेलोसिटी। अच्छा, ये वेलोसिटी मेरी फिक्स है, t इज इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी है वो तो फिक्स होगी। किसी जनरल टाइम पर 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड के बाद जो मेरी वेलोसिटी, तो ये वेरिएबल वेलोसिटी है। वेलोसिटी को हमने पढ़ा है, वी कैन राइट ds बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन बता रहा हूं, ये लिख सकते हैं, इस dt को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ds इज इक्वल टू u dt प्लस a t dt, ऐसे लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन यहां लगाओ तो यहां लगाना पड़ेगा, तो पूरे में लगाना पड़ेगा, राइट? पक्का? राइट हैंड साइड पे दोनों इंटीग्रेशन हो रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, लेफ्ट हैंड साइड पे है s के रिस्पेक्ट में। पार्टिकल s यहां पर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट अ डिस्टेंस, इट इज डिस्प्लेसमेंट। मतलब जहां से पार्टिकल ने अपना मोशन स्टार्ट करा और जहां पर वो पहुंच रहा है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। तो एस इज डिस्प्लेसमेंट, पहली चीज। तो यहां पर t0 पे पार्टिकल ने जहां से अपना मोशन स्टार्ट करा, हम उसको नॉर्मली ओरिजिन या एस इक्वल टू 0 बोलते हैं, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में तो बताओगे। मैं अगर यहाँ हूं, मुझे अंधेरी जाना है, तो मैं यहां से बताऊंगा ना कि कितना दूर है ना? तो वो मेरा ओरिजिन है। तो t0 पर मैं जहां हूं उसको डिस्प्लेसमेंट 0 बोल रहे हैं। तो लोअर लिमिट आपस में एक दूसरे को रिप्रेजेंट करा रही है। किसी जनरल टाइम पर मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो हमें बताना है। लिमिट समझ में आ रही है क्या लिखा है, मतलब कैसे लिखा है? क्लियर है? लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन ds, s लिमिट 0 से s इज इक्वल टू u। भाई ये u तो इनिशियल वेलोसिटी है जिससे मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी, वो तो जो भी नंबर होगा वो कांस्टेंट होगा। तो कहने से अगर वो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है, तो u बाहर आया, इंटीग्रेशन यहाँ पे बचा dt, अगले स्टेप पे लिखेंगे, है ना? यहाँ तक सही? प्लस a, कहना से फिर से a कांस्टेंट, पहले कांस्टेंट था तो अभी भी तो कांस्टेंट ही है वो, a बाहर आया, इंटीग्रेशन में बना t dt, 0 से t 0 से t,
लेफ्ट हैंड साइड तो केवल ऐसे ही बन गया, s माइनस 0 बेसिकली इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन डी 2t कहाँ से आ गया, t ना केवल, इंटीग्रेशन डी टी टी माइनस 0 तो केवल t बन गया प्लस टी डी टी स्क्वायर बाई 2 है ना, टी स्क्वायर बाई 2 0 से t डालेंगे तो केवल टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, तो कहने से ये टी स्क्वायर बाई 2 लिखा है तो उसको लिखते हैं हम ऐसे। सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। समझ में आ रही कहानी, इसलिए यहाँ पर वो जरूरी था कि वो वाला इंटीग्रेशन उससे बताया जाए। सो प्लीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बस ये याद रखना, बाकी सब नॉर्मली पीपल आर कंफर्टेबल। s इज नॉट डिस्टेंस दूर दूर तक, इट इज डिस्प्लेसमेंट। बस यही एक गड़बड़ होती है जो प्राइमरी गड़बड़ होती है कि हम डिस्टेंस, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट विच इज अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट मिनिमम। मैं भी ये वेक्टर वेक्टर बता रहा हूँ, इसको वेक्टर तरीके से यूज नहीं करते हैं क्योंकि हम 1D को सेपरेटली पढ़ेंगे, 2D को हम 2 1D के फॉर्म में पढ़ते हैं क्योंकि वो कुछ इजियर वे है, बट इट इज अ वेक्टर इक्वेशन। खुले नींद खुली, क्लास खत्म होते ही नींद खुल जाती है ना। हाँ बोलो बोलो बोलो, पूछ ले यार। तीसरा वाला वेरी गुड, सही है। तीसरे डेरिवेशन के एक्चुअली 2 तरीके हैं। तीसरे डेरिवेशन में अगर तुम ध्यान दो, अच्छा यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो, यहाँ पे भी 4 वेरिएबल है, u t a एंड s। फिर से 4 में कोई 3 दिए जाएंगे, चौथा पूछा जाएगा जो बिल्कुल गरीब सा प्रॉब्लम। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की दी है, एक्सेलरेशन दिया है, बताओ टी टाइम में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। u दिया है, a दिया है, t दिया है, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट बता दो, है ना। तो जो तीसरी है जो तुमने अभी इक्वेशन बोली v स्क्वायर u स्क्वायर वाली, तो उसमें t नहीं है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, तो उसमें t नहीं है, तो पहली वाली इक्वेशन से t निकालो और इसमें डाल दो तो वो भी आ जाता है। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी है, उससे t निकालो तो t क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन ए जैसा कुछ आएगा, है ना, और उस t को यहाँ चिपका दो तो वो आ जाता है। पक्का। अच्छा तो मैं क्या बता रहा हूँ, वो वाला एक तरीका क्या होता है बेकार वाला, यार यहाँ से t देखो क्या आ रहा है, इस t को v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी लिखो, इस टी को यहाँ चिपका दो और फिर से खेलते रहो खेलते रहो खेलते रहो, वो आ जाता है। दूसरा बेटर तरीका क्या है, हमने एक्सेलरेशन अभी एक और तरीके से पढ़ा, क्या एक्सेलरेशन हमने पढ़ा, डीवी बाई डी टी पढ़ा, जो अभी हमने यहां से स्टोरी स्टार्ट करी है ना, पहले वाले से, है ना, या फिर हमने पढ़ा v dv अपॉन ds, ये भी पढ़ा कैसे आया था, वो हमने dt को ds ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और वो सब करा, ये करा। अब मैं यहाँ पे मैं ds को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो एक साइड लिख रहा हूँ v dv इज इक्वल टू, ds को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ से आएगा a ds, चलेगा, श्योर। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, फिर से हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन है s का, यहाँ पर है v का। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज, कहना है से a फिर से कांस्टेंट, फिर से इंटीग्रेशन के बाहर आया, यहाँ पे बचा ds। अगर नहीं आता तो तुम कर भी नहीं पाते, a को s के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट होगा ही नहीं वो, क्योंकि वो कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर आया। अब हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अब प्रॉब्लम में क्या बोला गया, जब t इज इक्वल टू 0 है उस जगह से हम अपनी स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट 0 है और उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट कर रहे हैं। सो प्रैक्टिकली t0 पर जो हमारी वेलोसिटी होती है उसको हम u से डिनोट करते हैं और उस टाइम पर मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। यही तो होता है, जहां से हमने स्टोरी स्टार्ट करी वो मेरी घड़ी में t0 हो रहा था और वो मेरे लिए ओरिजिन जैसा था, वहां से हम चीजें मेजर करेंगे। तो t0 पर जो वेलोसिटी होती है उसको u डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को 0। तो क्या हम यहाँ बोल सकते हैं जब मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है उस टाइम पर जो मेरी वेलोसिटी है उसको हम u से डिनोट कर रहे हैं। जब मेरा डिस्प्लेसमेंट थोड़े समय बाद जब s हो चुका है उस टाइम पर मुझे वेलोसिटी बताओ, तो वो लिमिट ये है। तो लिमिट समझना क्या लिखी है, ये इक्वेशन लिखी, फिर हमने बोला कि जब मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है उस टाइम पे जो वेलोसिटी है उसको u बोल रहा हूं, जब किसी जनरल डिस्प्लेसमेंट पे मेरी वेलोसिटी क्या होगी वो लिखना है। v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2 x से dx, है ना, तो v स्क्वायर बाई 2 लिमिट, यहाँ u यहाँ v, a कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ds सिंपली s 0 एंड s,
ये मतलब तो एक बार वी स्क्वायर डालूंगा तो वी स्क्वायर लिमिट माइनस साइन यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू ये ए आया एस माइनस 0, तो वो एस आया, दिख गया। इस 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इस यू स्क्वायर को राइट में ले जा रहा हूं, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। सो थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। फिर से 4 वेरिएबल v u a एंड s। इनिशियल वेलोसिटी, इतने एक्सेलरेशन से चल रहा हूं, मेरा डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हो गया, तो बताओ उस टाइम पे मेरी वेलोसिटी क्या होगी, है ना? पक्का? ओके, जल्दी से लिखो। हाँ हाँ, तो अब इसको वेक्टर फॉर्म में पता है कैसे लिखते हैं, मतलब अभी लिखना हो तो तुम लिख लो, तो वी स्क्वायर को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं वी डॉट वी। किसी भी वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट याद है, वो ये स्क्वायर तो लिखते हैं। इसका यूज केस नहीं है, बट लिखने को अगर तुम्हें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वो ऐसे लिखते हैं, यू डॉट यू ट्वाइस ए डॉट एस। इसीलिए अभी जब थोड़ा सा ना 1D पढ़ लेंगे ना, देन थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म की फील आती है। अदरवाइज दिस इन वेक्टर फॉर्म इज रिटन लाइक दिस। सबको वेरिएबल सिंबल ये समझ में आ गए क्या? जो सब तो प्रैक्टिकली अब हमारे लिए काम की कहानी है सर, डेरिवेशन भूलने के बाद v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि अभी हम 1D पढ़ रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमारे लिए तुमने याद किया हुआ है, बट अब हमारे लिए काम की कहानी है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीनों इक्वेशन अगर तुम ध्यान दो, तीनों इक्वेशन में चार चार अननोन है, चार चार वेरिएबल है। v u a t s u t a v u a एंड s क्या गिवन है और क्या पूछा गया है उसके हिसाब से हम इक्वेशन चूज करेंगे। ऑब्वियसली कि मुझे u दिया है, a दिया है, टाइम दिया है, मुझे बोला फाइनल वेलोसिटी बताओ, तो मैं ये यूज करूंगा। मुझे u दिया है, a दिया है, बोला गया इतना डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो वेलोसिटी बताओ, तो हम ये यूज करेंगे। u दिया है, a दिया है, t दिया है, और बोला गया इतनी देर में मैं कितना डिस्प्लेस हो जाऊंगा, तो मैं ये यूज करूंगा। ये समझ में आ रहा है? पक्का? हम वेक्टर फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हम पहले 1D पढ़ रहे हैं। तो 1D जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए सारी डायरेक्शन ये सब होंगी, या तो ये होगी या फिर ये होगी। इनका फायदा क्या है, सारी आगे वाली डायरेक्शन इज टेकन टू बी पॉजिटिव, पीछे वाली डायरेक्शन इज टेकन टू बी नेगेटिव, ऊपर वाली डायरेक्शन इज टेकन टू बी पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन में बताऊंगा अगली क्लास में, है ना? बट आइडिया समझ में आ रहा है? डेरिवेशन समझ में आ गए हैं? श्योर? डेरिवेशन का वैसे यूज केस नहीं है, विल डिस्कस, यहां से स्टोरी स्टार्ट करेंगे हम कि क्या क्या है। अब पॉइंट इज, एक बार मुझे मॉड्यूल दो, मैं देखना चाहता हूँ उसमें ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और एवरेज वाले जो प्रॉब्लम होंगे, एटलीस्ट यू कैन डू दैट एंड होपफुली दिस टाइम यू विल गेट द जो बोला गया है। ओके यार, क्वेश्चन मार्क कराने पड़ेंगे, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन पेज नंबर 52। अरे अरे जल्दी जल्दी ब्रो। हाँ, 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 8 अच्छा, ये सब एक्सेलेशन एक्सेलेशन आ गई डीपीपी 2 में, ये सब भी छोड़ते हैं अभी। मैं भी ये भी हटा रहे हैं। हाँ, केवल ये है। देन एक्सरसाइज में एक्सरसाइज विच इज पेज नंबर 57, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ एक्सरसाइज में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अच्छा सर, फिफ्थ सेवेंथ दैट्स इट, ठीक है बस। एंड